आप मांगलिक हैं, बधाई हो आशु सर, आप मांगलिक हैं। तो ये अच्छी बात है। आपको बेबी होने में कोई प्रॉब्लम आई थी? हाँ जी ठीक है, तो यही कुंडली है फिर। सर, हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि हम किसी सेलिब्रिटी से कैसे मिलेंगे? जैसे मैं नौरा फतेही से मिलना चाहता हूँ। दशहरा था उस दिन। न्यू दिल्ली। हाँ जी सर, कह रहे थे एक रावण मरा था दूसरा पैदा हुआ। ऐसा मेरी पूरी फैमिली बोलती है। एक बार मैम ने कहा था कि सोडियम होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, इसको पानी में नहीं डालना। तो तब से मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं एक सोडियम के बड़े टुकड़े को टॉयलेट सीट में डालूं तो मेरे हिसाब से रिएक्शन होने में कम से कम 10-15 सेकेंड लगेंगे, सॉरी। लेकिन जैसे मैंने पानी डाला, श्याम नाम का बच्चा था, मुझे नाम भी याद है। तो थोड़े से फाइनेंशियल हालात नहीं थे, तो हमने उनको 11th-12th पढ़ाया, ऐसे ही पढ़ाया। फिर उसके बाद उसने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करे, बहुत अच्छे, इंजीनियरिंग करी। मुझे आज भी याद है उसकी मम्मी आधा किलो काजू की बर्फ़ी लाई थी और 2 साल की इकट्ठी फीस लेके आई थी, जो कि बहुत सारी थी। तो मेरी आंखों में आंसू थे कि आज उनका बेटा इस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये बहुत ब्लंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब मैं 10th को पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे मन में एक ये लालच होता है, सभी के मन में लालच होता है यूट्यूबर्स के, कि वो 11th में जाके उनका कोर्स खरीदेगा। होता है, सबके मन में होता है। लेकिन 12th को पढ़ा के हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 12th के बाद तो हम पढ़ा ही नहीं रहे। लेकिन मैं 12th को क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि जैसे अभी ये कैंडल जल रही है, मतलब अगर मैं 5-10 मिनट बैठूंगा और सिर्फ इसको देखूंगा तो मैं कुछ ना कुछ करना सोच लूँगा कि मैं इससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। जैसे मुझे अभी एकदम से आ गया कि अभी कैंडल बहुत मेल्ट हो रखी है, तो अगर इस मेल्टेड कैंडल के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर यूट्यूब ना होता तो आशु भाई कहीं और होते? मेरे लाइफ के ना 2 हिस्से हैं अगेन काम करने के, एक जो मैं पैसे के लिए करता हूँ और एक जो मैं मज़े के लिए करता हूँ। तो ये वाला हिस्सा मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देता है। मैं चाहूँगा आशु सर ना घबराएं और ना डरें, ठीक है, बेपाक बेपरवाह रहें जब तक आपको ये लगता है ना कि यार मैंने इसमें जस्टिस ही किया है, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है अपने तरफ से। क्योंकि मैंने जब आपको देखता हूँ ना आशु जी, तो मुझे अपने एक टीचर याद आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी बदली, मेरी लाइफ बदली। क्योंकि टीचर ना सिर्फ पढ़ा के नहीं बदलता लाइफ, ठीक है। और उन्होंने, मतलब मैं बताऊंगा उनकी कहानी। उनका नाम संजीव जी है, ठीक है, अभी भी हैं कानपुर में। कुशागर क्लासेस चलती थी उस टाइम पे जब हम लोग 11th या 12th में थे। सो घर में बड़ी दिक्कत होती थी, पैसे नहीं दे पाते थे। तो मैंने एक ही बार उनसे कहा था कि सर थोड़ा सा पैसे का दिक्कत है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ लिया, ऐसे मार्कर उठाया और नंबर 1 लिखा कि कह दो मुझे तुमसे बस ये चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट आना क्लास में, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने 2 साल मुझसे पैसे नहीं लिए, साइकिल अलग से दी मुझे कि साइकिल चलाओ, ठीक है। सो ये होता है एक टीचर कि फिजिक्स को कैसी पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते थे, उसमें ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा ही पढ़ाते थे, पर जो मोटिवेशन है Exactly, sir. और फिर ना फर्स्ट आने का मन करता है कि इनको दिखाना है, इनको ना इनके लिए करना है ये। सो ऐसे मुझे टीचर मिले हैं। और जब आपके वीडियोस देखता हूँ तो ऐसी याद आती है कि आप भी किसी ना किसी के लिए ऐसे ही रहे होगे, कि जो शायद ये ना कह रहा हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या जैसा भी है मेरा, पर ना इनके लिए कुछ करके दिखाना है। आपको मिला कोई ऐसी कोई स्टोरी? हाँ सर, मतलब एक बच्चा था, मुझे ये मैंने बहुत साल पहले इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था, तब हमारे 200-300 फॉलोअर्स थे। श्याम नाम का बच्चा था, मुझे नाम भी याद है। तो थोड़े से फाइनेंशियल हालात नहीं थे, तो हमने उनको 11th-12th पढ़ाया, ऐसे ही पढ़ाया। फिर उसके बाद उसने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करे, बहुत अच्छे, इंजीनियरिंग करी। मुझे आज भी याद है उसकी मम्मी आधा किलो काजू की बर्फ़ी लाई थी और 2 साल की इकट्ठी फीस लेके आई थी, जो कि बहुत सारी थी। तो मेरी आंखों में आंसू थे कि आज उनका बेटा इस लायक बन गया कि वो 2 साल की इकट्ठी फीस देने। तो मैंने वो सारे, उसमें से 500 का नोट रखा मैंने और वो बर्फ़ी रखी मैंने। और मतलब बहुत इमोशनल होता है ये सब। मुझे लगता है कि ठीक है, पैसा है हमारी फील्ड में, वो सब है, बट ये सब चीज़ें जब हम किसी के लाइफ में एक इम्पैक्ट लेके आते हैं तो वो बहुत इमोशनल होता है। मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे कोई भी सक्सेस मिल रही है किसी को, उसमें मेजॉरिटी इंसान खुश नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आपके अपने और एक टीचर, ठीक है, इनको खुशी होती है कि मेरा लड़का है, ठीक है। और बहुत अच्छे टीचर, अभी ये बधाई हो इंटरनेट की वजह से बहुत अच्छे टीचर मिले, जैसे विकास देवकीर्ति, ठीक है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है। पर मुझे टीचरों में वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जैसे एक ओझा सर हैं, ठीक है, आपने देखी होगी उनकी रील, ठीक है, अब तो राजनीति करने लग गए, पर कॉमेडी करते हैं। हाँ, अभी कल उनकी एक रील देख रहा था मैं, उनकी बेटी के शायद मैथ्स में कम मार्क्स आए, अच्छा, शायद आउट ऑफ 100 7 मार्क्स आए। तो उनके स्कूल से फ़ोन आया,
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी, एक क्लास में 2 साल रह लेगी तो और नाम कमाएगी। मतलब बहुत कैजुअल हैं वो चीज़ों को लेके, जो कि हाँ उनका एक अलग स्टाइल है। जबकि उनसे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी वो उनको सुनाते ही होंगे, ठीक है। मैंने देखे ऐसे वीडियो भी, हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, बाकी सर सब पढ़ाते हैं, ठीक है, वो बात है। बट उनका ये अंदाज राजा बनना सिखाना सही है, बात ये है। कुछ कॉन्सेप्ट ना ऐसे इन शब्दों की वजह से शायद दिमाग में घुस जाते हैं, ठीक है। और शायद मेरे ख्याल से आपका भी यही ट्राई करते हो आप ना, एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ कुछ अजीब अजीब भी एक्सपेरिमेंट करते हो आप, ठीक है। वायरल भी हुए आपके कई सारे, ठीक है। सो अभी जैसे 3 साल हो गए आपको ये करते हुए, अभी ऐसा लगता है कि हर बार कुछ नया करना है, या फिर अभी सेट हो गया माइंड की ये एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाना है? सर मैं मतलब ये 3 साल से मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया मैंने। मैं करता इसको लगभग 12 साल से था, पढ़ा मैं 16 साल से रहा हूँ। तो पहले आप बैक बेंचर्स को पढ़ाते थे? नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट्स 12 साल ओके। पहले करना शुरू कर चुका था, लेकिन मैं कहीं पोस्ट नहीं करता था। सर बहुत, जैसे अभी ये कैंडल जल रही है, मतलब अगर मैं 5-10 मिनट बैठूंगा और सिर्फ इसको देखूंगा तो मैं कुछ ना कुछ करना सोच लूँगा कि मैं इससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। जैसे मुझे अभी एकदम से आ गया कि अभी कैंडल बहुत मेल्ट हो रखी है, तो अगर इस मेल्टेड कैंडल के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो एक स्प्लैश हो सकता है। अच्छा। द पॉइंट इज़ कि मुझे लगता है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जी मर रहे थे तो उनसे पहले उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी लोगों को कि इस दुनिया में साइंस अर्थ जितनी है और हमने अभी सुई जितना भी आविष्कार नहीं किए, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कभी ये मन में थॉट नहीं आया कि यार मैं अब और क्या डालूंगा, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कंसेप्ट्स हैं। एक लॉ के ऊपर हम लोग 20 वीडियोस डाल सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें अब, क्योंकि पहले क्या था, जब हम लोग बहुत इनिशियल थे हम लोग कुछ भी बिना सोचे समझे डाल देते थे, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लोग देखने लग गए तो कई बार कुछ चीज़ें नेगेटिव वे में चली जाती हैं। कई बार लोग बहुत अच्छे तरीके से भी लेते हैं। जैसे अभी एक एक्सपेरिमेंट था मेरा, मैंने एक रील देखी बहुत वायरल हुई, जिसमें एक इंसान ने दिए पे राम लिख दिया ओके। और एक पे रावण लिख दिया। ओके। तो रावण वाला दिया जो है वो डूब गया। पानी की वेव आ रही है ऐसे वाला था? नहीं, एक बस नॉर्मल बकेट लिए। ओके ओके, डूब गया, समझ। हाँ, और रावण वाला दिया डूब गया और राम वाला दिया तैरने लग गया। अगेन मतलब ये शायद सबको पता होगा कि वो एक वीडियो गलत वीडियो थी, गलत मैसेज दे रही थी। तो फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। अब उस वीडियो में 90% कमेंट्स बहुत अच्छे थे, पर 10% ये भी थे कि आप टीचर हैं, आप उसी फील्ड में रहें। तो मैं कभी कभार ये सोचता, तो मैं सोचना ज़्यादा पड़ता है कि क्या ये कंटेंट डालें नहीं डालें। बट कंटेंट की कभी कमी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में, इवन साइंस में नहीं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप साइंस पढ़ाते हैं तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। मुझे लगता है आपके पास भी बहुत होगा सर। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत कंटेंट है, हर एक फील्ड में है। तो शायद इसकी तो कभी कमी नहीं, मैं उस सेंस से पूछ रहा था ना कि जैसे मुझे फोर्स समझाना है या एक्सेलरेशन समझाना है, तो उसके लिए अभी एक नया एक्सपेरिमेंट कुछ ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं बताता हूँ, बड़ा फनी एक किस्सा है। मैं जब पहले साल वायरल हुआ तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पर डाले। और अच्छा, उससे पहले मैं हर साल सेम एक्सपेरिमेंट करता था और सेम जोक मारता था सेम पॉइंट पे, क्योंकि टीचर को आदत हो जाती है। बिल्कुल सही। तो अब मैंने अगले साल जब मेरे पास नए बच्चे आए ऑफलाइन में, तो मैंने एक्सपेरिमेंट में करने वाला था, तो मुझसे पहले बच्चों ने जोक मार दिया, मेरा वाला ही। तो फिर वहाँ मुझे समझ में आया कि अब मुझे हर साल बच्चों के लिए कुछ नया करना होगा। तो ऐसा तो है। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, ये बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि मुझसे पहले वो देख चुका है, तो सोचना पड़ता है। मेरे साथ भी होता है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो अब मेरे भी कुछ पेट जोक्स हैं, ठीक है, कि मैं नेहा का नाम ज़रूर लूँगा, पिंकी का नाम ज़रूर लूँगा। तो वो वेबिनार में भी हमारे इवन आ जाता है, ठीक है। जैसे मुझे वेबिनार में रिकॉर्डिंग नहीं देनी होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो ये देखेंगे नहीं, ठीक है। इनको ये हो जाएगा कभी टाइम मिलेगा तो देख लूँगा। मैं कहा अभी बैठ के अभी सब पढ़ना है सबको, ठीक है, 2 घंटे के अंदर। तो उसमें मैं एक जोक मारता हूँ कि अभी कल शाम भगवान शिव आए थे मेरे सपने में और उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग दोगे तो देखेंगे नहीं ये लोग, ठीक है। तो मैं जैसे इस पे आना तो पहले कमेंट में आ जाता, शिव जी आ गए होंगे सपने में सर आपके, ठीक। तो ये सब भी कुछ नया। फिर मैंने एक बहुत मेजर चेंज किया, कृष्ण जी आते मेरे सपने में। तो ऐसे होता है मेरे साथ। एनीवेज, आपकी बहुत कुछ देखा आपने पूरी एक नई इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया। मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसमें, जो कि है सोशल मीडिया। ये काम कैसे करता है, इसको चाहिए क्या, ठीक है। कई बार हम जब शुरू कर रहे होते हैं तो वो 2-4 कमेंट जो अच्छे आए हम उसको पूरा दिन देखते हैं, लाइक्स को देखते हैं, फिर एक आ जाता है मिलियंस, अब मिलियन भी कम पड़ने लग जाता है, ठीक है। तो एक तो आपने यूट्यूब को कितना सीखा या क्या समझा, ठीक है, ये बताइए। दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर यूट्यूब ना होता तो आशु घई कहीं और होते? पहले वाले क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो मैंने ये समझा है कि दुनिया में 2 प्रकार के क्रिएटर्स हैं। पहला, जो अपने स्टाइल
को बदलना कभी नहीं चाहते, इर्रिस्पेक्टिव कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनको फेम मिल रहा है नहीं मिल रहा। सेकंड वो होते हैं जो व्यूज़ और फेम के लिए मतलब कुछ भी कर देते हैं। और थर्ड, मैं अपने आप को थर्ड में लेता हूँ, जहाँ मैं दोनों चीज़ें मिक्स करना चाहता हूँ। पहला, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, मुझे लगता है हर कोई चाहता है। सेकेंडली, मैं ये भी चाहता हूँ कि उस वीडियो से बच्चा कुछ सीख के जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे ब्लीचिंग एक्शन नाम का एक टॉपिक है साइंस में, उसमें क्या है कि हमारे घर में ब्लीच होता है, हम कपड़े में मारे तो रंग उड़ जाता है। तो अगर मैं बहुत सीधी वीडियो डाल दूंगा कि यहाँ पे कपड़ा है, मैं इसके ऊपर ब्लीच डाल रहा हूँ तो इसका रंग उड़ जाएगा, तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम कहती है कि शुरुआत के कुछ सेकंड तक अगर रीच ज़्यादा मिलती है तो ज़्यादातर लोगों तक वो वीडियो पहुँचेगी। बिल्कुल सही। तो फिर हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि शुरुआत के 10 सेकंड कैसे कैची बनाएं, क्यूरियोसिटी बनानी। हाँ, तो मैंने क्या किया, क्लास में एक बच्चे को उठाया और मैंने कहा भाई मैं घर से अंडरवियर ले आया और मैंने क्लास में अंडरवियर दिखाया, तो मुझे लगता है वो सबसे कैची लाइन हो गई। फिर हमने अंडरवियर को बीच से काटा और आधे को अलग रख दिया, आधे को ब्लीच में डाल दिया, उसके बाद दोनों को कंपेयर करवाया। तो जब मैंने शुरुआत में अंडरवियर दिखाया और सीजर दिखाई तो उनके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि क्या होने वाला है। बट अगर मैं सिर्फ ये बोल देता कि मेरे पास एक कपड़ा है और मैं इसे आज ब्लीच करने वाला हूँ, तो मुझे लगता नहीं कोई इंटरेस्टेड होता उसमें। तो उससे मेरी वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँची और मैंने उनको ज्ञान भी दे दिया। अगर मैं ज्ञान ना देता, सिर्फ ऐसी कुछ हुकी लाइन बना के वीडियो को छोड़ देता, तो मुझे लगता है मैं सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाता। तो मैंने, जहाँ पे लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, तो मैं थर्ड वाली कैटेगरी में अपने आप को डालता हूँ कि हाँ, ऐसा कुछ करना पड़ता है अपने वीडियो को ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि शुरुआती हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई होंगी, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पहले, जहाँ कंटेंट बहुत अच्छा था लेकिन वो लोगों तक गई ही नहीं, क्योंकि हुक नहीं है, या लोगों के मन में हमने क्यूरियोसिटी नहीं जगाई कि उसे एंड तक देखें। एंड आज के डेट में जितने भी बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ज़्यादातर वीडियो में आप ये देखोगे कि वो शुरुआती रिटेंशन बहुत अच्छा गेन करते हैं। तो ये मैंने सीखा, कंसिस्टेंट रहना मैंने सीखा। अगर मैं किसी, इसमें आती होगी आपको दिक्कत, क्लासेस भी होती हैं, ये सब कुछ होता है। हाँ सर, हाँ, मतलब ऐसा है कि मेरे लाइफ के ना दो हिस्से हैं अगेन काम करने के, एक जो मैं पैसे के लिए करता हूँ और एक जो मैं मज़े के लिए करता हूँ। तो ये वाला हिस्सा मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देता है, ओके, क्योंकि मैं ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी नहीं लेता हूँ, साल में 1 या 2 मैक्सिमम, वो भी कब, जब या तो कोई दोस्त हो या फिर मेरे ब्रांड मेरे वीडियो के साथ बहुत अच्छे से मैच करता हूँ। जैसे भी मैंने वीडियो डाली थी कि चश्मा क्यों पहनना होता है और वो कैसे आंखों के करेक्ट करता है, तो फिर मैंने उसके साथ एक ऐसा ब्रांड कोलैबोरेट किया जो चश्मे ही बनाता है। तो वो तुक्के की बात है कि मिल गए हम लोग, वरना मैं ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं लेता हूँ, तो मैं मज़े के लिए करता हूँ। अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मैं कम से कम 12-13 टेस्ट ट्यूब्स तोड़ के आया हूँ, जेन्युइनली, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर नमक को पिघला के पानी में डाला जाए तो क्या होगा, तो वो बहुत फेल हुआ, आज नहीं हो पाया वो शूट। फिर हम कल उस पर दोबारा काम करेंगे, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। अब मैं देखता हूँ आप कभी खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कुकर में सोडियम डाल दिया, कुकर फट गया, ठीक है, चोट लगी कभी आपको? सर बहुत, मैंने ये बताया था एक आध पॉडकास्ट में, मैं एक मेरा बहुत वायरल एक्सपेरिमेंट है। हाँ। हम लोग ना स्कूल में थे, तो हमारे स्कूल में, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे लैब में कभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने दिया गया, और मैं ऐसा था कि मुझे मज़ा आता था इनके साथ खेलने में। तो एक बार मैम ने कहा था कि सोडियम होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसको पानी में नहीं डालना। तो तब से मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं सोडियम के बड़े टुकड़े को टॉयलेट सीट में डालूं और फ्लश कर दूं तो वो जाएगा तो अंदर ही, और अंदर जाके ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा। लेकिन मैं कभी इस फैंटेसी को पूरा नहीं कर पाया। फिर जब अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो मैंने टॉयलेट सीट खरीदी नहीं, और हम लोग एक खुले एरिया में गए, हमने उसके अंदर कागज़ लगाया और उसमें ना सोडियम डाल दिया। और मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर पहले से पानी है, तो मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था ये। तो मेरे हिसाब से रिएक्शन होने में कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, 10-15 सेकेंड लगेंगे, सॉरी। लेकिन जैसे मैंने पानी डाला, ये क्लिप आप चाहे यहाँ चलवा देना, तो मेरे पानी डालते वो ब्लास्ट हो गया, टॉयलेट सीट पूरी फट गई। अरे बाप रे। हाँ जी, तो उसके कुछ टुकड़े मेरे पेट में चले गए, कुछ मेरे टांग पे चले गए, तो बहुत बड़ी इंजरी हुई। वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुझे बहुत चोट लगी होगी। अब क्वेश्चन ये था कि वीडियो डालें ना डालें, बट बहुत मेहनत से बनी है। उसके नीचे सारे टॉप कमेंट्स यही हैं कि आपको सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। तो होता है सर, मतलब कभी चीज़ें अनसर्टेन हो जाती हैं, मतलब सेफ्टी के साथ भी लोग कभी कभार काम कर रहे होते हैं, बट क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अंदाजे से पहले रिएक्ट हो जाती हैं, तो हाँ, चोट तो बहुत लगी है सर। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ना एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में होते हुए देखा। तो
6 से लेकर 10th तक तो बस ये लैब है केमिस्ट्री का। जब 11th में जाएंगे तब यहाँ पे जाने को मिलेगा, उससे पहले एंट्री नहीं होगी। 11th क्लास में पहला चैप्टर है और हमारे टीचर सबको लेकर गए लाइन लगा के कि लड़कियां इधर लड़के इधर। आज H2SO4 का समथिंग था, ठीक है, कि H2SO4 से SO4 अलग कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब उन्होंने करना शुरू किया तो सबको सिखा रहे हैं, सब देख रहे हैं। ऐसे ही वो शायद कोई गैस बनने लग गई वहाँ पे, एक गिरा धड़ाम से, ठीक है, फिर उसको देखकर दूसरा गिरा धड़ाम से। ऐसे करते करते पूरा वो केमिकल जो लैब थी उसमें ऐसे क्योस बन गया। तो ये होता है जब पहली बार आप जा रहे हो तो, क्योंकि आपको चुल्ल मची होती है। हाँ, आपको सर बिल्कुल ऐसा ही, मुझे नहीं पता इस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं कि नहीं, बट बिल्कुल ऐसा ही हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के साथ भी है। आपको कुछ ज्ञान तो दिया नहीं गया है, किताबों के जो अंदर है एटलीस्ट वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिर जब इंसान अपने लाइफ, क्योंकि वो सीखा किससे, दोस्तों से सीखा है, और दोस्तों ने किससे सीखा है, दोस्तों से ही सीखा है। तो किसी को भी एग्जैक्ट ज्ञान तो है ही नहीं किसी भी फील्ड में। तो फिर वहाँ पे ऑल तो अब चीज़ें बदल रही हैं सर, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्रिएटर्स भी आ गए। इवन अगर हम सिटी लेवल पे, आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत अब जागरूक हो गए, ठीक है, वो भी अब बहुत पढ़ाने लग गए हैं और धीरे धीरे ये माहौल बदल जाएगा यहाँ का। सो एक्सपेरिमेंट से सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा आपको, कौन से एक्सपेरिमेंट में, या सबसे हार्ड गया इस एक्सपेरिमेंट मेरी बैंड बजा दी? सर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हैं। जो मुझे अभी याद आ रहा है एक्चुअली वो है कि हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना था कि हाउ सैनिटरी पैड्स वर्क, ओके, वो काम कैसे करते हैं। तो ना सैनिटरी पैड्स के अंदर सोडियम पॉलीएक्राइलेट नाम का एक पॉलीमर होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और कुछ कॉटन होती है। तो हम लोगों को सोडियम पॉलीएक्राइलेट पैड से ही निकालना था। ये वीडियो में ये बात किसी को भी नहीं पता होगी, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। तो जब मैंने एक सैनिटरी पैड फाड़ा तो उसमें से आई गेस 2 चावल दाने जितना सोडियम पॉलीएक्राइलेट निकला, लेकिन मुझे चाहिए कितना था, लगभग आधा ग्लास। ओके। तो मैं और मेरे साथ जो एक लड़का काम करता है, हम लोग रात को 12-1 बजे पैड्स फाड़ना शुरू किया हम लोग। अच्छा, हम लोग चाहते तो हम इस सोडियम पॉलीएक्राइलेट को खरीद के भी वीडियो बना सकते थे, बट वो फिर 2 दिन बाद आता है अमेजोन से। हम लोगों को कल बनाना था ये वीडियो। तो हम लोगों ने शायद आई गेस 100-150 पैड्स को फाड़ा। उसमें 2-3 घंटे लगे हमें। पूरा हमारा जो कमरा था, जब वो फाड़ते हैं ना तो कॉटन्स के छोटे छोटे रेशे उड़ते हैं, तो पूरा कमरा वो वाइट हो गया। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट काम था हमारे लिए। और एक्सपेरिमेंट के अंदर का था सिर्फ 30 सेकंड का, जहाँ पे इतना था सोडियम पॉलीएक्राइलेट लेना और उसके अंदर में पानी डालना और ये दिखाना है कि कैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है। ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हैं सर। कुछ तो ऐसे जो अपलोड नहीं हुए आज तक, जहाँ बहुत ज़्यादा समय लगा हमारा। जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करना था अभी तक, वो ढंग से कभी शूट ही नहीं हो पाया। हमें चलते हुए ट्रक में हम रेस्ट पे हैं या मूव कर रहे हैं, तो इसके 2 एक्सपेक्ट होंगे। जैसे मैं आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूँ, रुका हुआ हूँ, लेकिन धरती तो घूम रही है। तो अगर कोई हमें धरती के बाहर से देख रहा है तो वो देखेगा कि हम मोशन में है। तो ये टॉपिक मुझे समझाना था ट्रक के थ्रू। तो मुझे ट्रक के ऊपर टेंट लगाना था, और एक कैमरामैन मुझे टेंट के अंदर से शूट कर रहा होगा। मैं खाना खा रहा हूँ, तो कैमरा के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ। फिर धीरे धीरे कैमरामैन टेंट से बाहर निकलेगा और ट्रक एक्चुअली चल रहा होगा, तो बट मैं तो मोशन में हूँ। तो वो इतना मुश्किल था कि दोबारा हमारा टेंट उड़ गया। फिर हम जब टेंट उड़ गया तो हम जिस पे स्टोव पे खाना पका रहे थे, क्योंकि रियल दिखाना था, वो स्टोव की फ्लेम बुझ गई। तो हम लोगों ने बहुत पैसा लगाया उस पर, बट आज तक वो शूट ही नहीं हुआ है ढंग से। बट हम ऐसा नहीं, मेरी एक जिद है कि मुझे अब वो करना है। अब मुझे कभी 2 दिन का खाली समय मिलेगा तो मैं उसको फिर दोबारा शूट करूँगा। ट्रक भी बहुत बड़ा वाला था वो, क्योंकि हम लोगों को उस पर लेटना था एक्चुअली। ये तभी हो पाता ना जब आपके अंदर पागलपन होता है। अच्छे शब्दों में कहूँ तो पैशन होता है। एग्जैक्टली ठीक है, ये तभी इंसान वो होता है कि एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, इतने सारे पैड्स फाड़ना रात भर में ना, चाहिए एक लेवल का पागलपन चाहिए। और शायद ऐसे लोग ही कुछ नाम बना जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ही कुछ कर जाते हैं। आई थिंक आप पहले हो शायद जिसने ऐसा किया यूट्यूब पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पता नहीं मेरे मुंह से बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जर्नी मैं बहुत जगह बता चुका हूँ। वॉल्टर लुइन सर से मैंने सीखा, ये MIT के प्रोफेसर थे। यूट्यूब पे उस दौरान इंडिया में ये कोई भी नहीं कर रहा था। सर मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम एक टाइम जब मैं भी पढ़ता था ना, तो 2014 में मैंने 12th दिया है। ठीक है, सो इतना कंटेंट होता नहीं था यूट्यूब पे उस टाइम पे, ना इंटरनेट होता था आपके पास। सो जो एक्सपेरिमेंट मैंने देखे वो अंग्रेजों के ही देखे थे उस टाइम। एग्जैक्टली सर। ठीक है, पढ़ा मुझसे पहले बहुत लोग रहे थे यूट्यूब पे। सर हो सकता है यही रीज़न हो कि हम लोग इंडिया का फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बने थे 2023 में अप्रैल में, और वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट। हम लोगों ने एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर गेन किए थे, मतलब इन अ सिंगल डे 1 लाख सब्सक्राइबर गेन किए। शायद वो रीज़न था
मतलब मुझे 1 साल लगा फ्रॉम 1 to 5 मिलियन आने में, और अब मैं 5 to 9 मिलियन जाने में मुझे 2 और साल लगे। तो वो इनिशियल मुझे शायद जो जंप मिली वो इसलिए मिली क्योंकि मैं पहला था, यूनिक थे आप। हाँ। तो और मैं एक बहुत बड़े फाउंडर के साथ बैठा हुआ था एक दिन, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या सपना है। तो मैंने उनको कहा कि एक तो हर स्कूल में ऐसे पढ़ाई कराई जाए, और दूसरा हर एक टीचर कोशिश करे कि साइंस को ऐसे पढ़ाए। तो जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरीके से पढ़ाने लग गए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको अजीब नहीं लगता कि उन्होंने कॉपी किया ऐसा कुछ, तो मैंने कहा नहीं, मैंने भी कहीं से इंस्पिरेशन ली। जब लोग हमसे लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो मतलब एग्जैक्ट चीज़ें उठा के यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। कहीं के वीडियोस के नीचे मैं कमेंट भी करता हूँ जाके कि बहुत अच्छा लग रहा है कि टीचर्स ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। बट हाँ, ऐसा कह सकते हैं अगर हमारी निगाह में कोई ना आया हो तो पता नहीं, बट तब यूट्यूब पे कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ा नहीं रहा था। मैंने तो देखा है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, स्कूल लेवल पे, आमतौर पे स्कूल लेवल पे उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए लोग कोचिंग जाते थे। और मैंने तो वो चीज़ देखी ना कि 11th में खास तौर पे तोड़ा जाता है लोगों को कम नंबर देकर कि शायद पता नहीं वो बोर्ड के लिए तैयार कर रहे होते थे कि प्रेशर आएगा, कम नंबर आएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। या फिर ऐसा होता था बेटा नहीं पढ़ोगे मुझसे कोचिंग ना तो तुम्हें नंबर ज़्यादा नहीं दूंगा, ऐसा भी होता था, ये भी सच है। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये जो ना कि फिज़िक्स को ऐसे नहीं पढ़ा रहा था कि फिज़िक्स से प्यार हो जाए। ठीक है, मुझे फिजिक्स से प्यार हुआ, एक यूट्यूब पे चैनल था प्रदीप क्षेत्रपाल सर। अरे सर, ठीक है, मैं उस टाइम पे शायद वो वही थे जो ठीक है पूरा फ्री पढ़ा रहे थे, जो फ्री पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनके सारे लेक्चर देखे, मेरे मन में ये आ गया था ना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो इनके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये सच में मेरे मन में आ गया था, इतना प्यारा, इतना अच्छा पढ़ाते थे वो। आज का नहीं पता वो पढ़ा रहे हैं या नहीं, अब तो शायद वो इस दुनिया में भी नहीं है। हाँ, मुझे हाल ही पता लगा था, बट जेन्युइनली बहुत अच्छे टीचर। मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। हमारे टाइम पे भी है, वो अपने बोर्ड पे वो चौक से पढ़ाते थे। उनका भी एक बोर्ड का भी बहुत एक एवोल्यूशन हुआ था उनका। पहले वो चौक बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर वाइट बोर्ड पे भी कुछ क्लासेस आई, फिर उनके मल्टीपल बोर्ड्स आए थे जहाँ पे एक कमर में 6 बोर्ड लगे होते थे, MIT जैसे, और ऐसे हाथ मारते थे तो एक बोर्ड ऊपर जाता था। तो मैंने अपने ब्रदर को दिखाया था कि मुझे भी ऐसा बोर्ड चाहिए। हाँ, तो बहुत जेन्युइन टीचर। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैं ये कंटेंट डालूं उसके बाद बाकी बेच दूं। करेक्ट, सारा उन्होंने यूट्यूब पे उस ज़माने में फ्री पढ़ाया। मेरा फिजिक्स से वहाँ से इंटरेस्ट आया। उसके बाद सारे लेक्चर देखे मैंने, नोट्स अपने बनाए अपने, मेरे सिग्निफिकेंटली मार्क्स अच्छे आने लग गए। क्योंकि मुझे ना ये होता था कि यार जैसे टाइम मिले ना, उस समय वाईफाई नहीं होता था, तो बड़ी मुश्किल से वाईफाई जुगाड़ करके डाउनलोड कर लेता फिर घर आके देखता था मैं। ठीक है, उसके बाद SC वर्मा सर हमारे कानपुर के ही हैं, वहाँ पे उनकी एक ही किताब पढ़ी थी मैंने। ठीक है, उन्होंने पहली बार मुझे ये रियलाइज कराया कि कॉन्सेप्ट समझना कितना ज़रूरी है। सही बात है। अगर आप ना कोर समझ गए कि यार ये ऐसे काम करता है, आप कहीं पर भी किसी भी सवाल में लगा दोगे, फिर चाहे वो बंदर से रिलेटेड सवाल हो, बहुत वायरल हुआ था उनका वो क्वेश्चन, किसी भी रिलेटेड सवाल हो, पहली बार उनकी बुक से मुझे ये समझ में आया। सो ये टीचर ही है जो आपको सब्जेक्ट से जिंदगी भर के लिए नफरत करवा देगा या उस सब्जेक्ट से जिंदगी भर के लिए प्यार करवा देगा। सही बात बोली। ये सिंपल सा एक टीचर ही है। इसीलिए आप देखो ना, संस्कृति में हमारी गुरु गुरु कितना किया गया। ज्योतिष में भी भाग्य और गुरु को एक ही घर में रखा गया है कि तुम्हें गुरु जितने अच्छे उतना तुम्हारा अच्छा भाग्य है। सिंपल, इतनी फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल रखी ज्योतिष ने। और मेहनत को घर को जस्ट अपोजिट रखा गया उसका, कि मेहनत हमेशा भाग्य को देख रही है, भाग्य हमेशा मेहनत को देख रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते अरे मेरी तो बस कुंडली अच्छी हो जाएगी तो मैं सब कर जाऊंगा। नहीं, मेहनत देख रही है, बिल्कुल, ठीक है, वो भी स्ट्रांग करना पड़ेगा तभी ये स्ट्रांग बनेगा। ये सेम फिलॉसफी है। सो आपने भाई का नाम लिया आपने, उनकी जर्नी आपकी जर्नी सेम रही है? हाँ, एग्जैक्टली। आप साथ में काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। मतलब उन्होंने ही ऑफलाइन सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, वो कॉमर्स साइड देखते हैं, फिर मैंने ज्वाइन किया 2 साल बाद। कितना आपको लगता है कि उनका होना ज़रूरी है? सर 100%। मतलब अभी आप ऑन कैमरा मुझे देखते हो, बट ऑफ कैमरा सब वही संभाल। अगर आज हमारी कोई आपस में पैसे की डील होनी होती तो वो साथ आते हैं, या कोई और बात होनी होती, काम की बात होनी होती तो वो साथ आते। द ओनली पॉइंट इज कि मैं आपको सिर्फ कैमरे पे दिखता हूँ, जैसे अभी हम दोनों कैमरे में दिख रहे हैं, बट पीछे इतने सारे लोग हैं। ऐसे ही मतलब हर चीज़ में उनका ही पार्ट है। मतलब उन्होंने ही OSR अकेडमी, हमारी ऑफलाइन सेंटर का नाम है, उन्होंने ही उसको इस्टेब्लिश किया, पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि मैं साइंस पढ़ाऊँ आके। हर चीज़ मैनेज वही करते हैं। आपकी मेरी कहानी बड़ी सिमिलर लग रही है, जब से वहाँ से लेकर मैं यहाँ तक बात है। हम दोनों कोविड के बाद शुरू किया। ठीक है, हम दोनों भाई हैं, भाई के साथ ही काम करते हैं।
मैं दिखता हूँ वो नहीं दिखते, ठीक है, जबकि आज ऑफिस में वही बैठे हैं, वही संभाल रहे हैं सब कुछ, तो काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। आपकी भी जर्नी शायद वैसी रही है कि आप बहुत कम से बहुत आगे आए हैं, ठीक, मेरी जर्नी भी वैसी बिल्कुल रही ऐसा ही है। ठीक है। और दोनों का पैशन पढ़ाने का है, ठीक है, मैं अपनी तारीफ कर ले रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ओके, सो 10th में वापस चलते हैं, 10th 11th 12th की ना, इसकी कहानियाँ हमेशा याद रह जाती हैं। आप कैसे थे स्कूल में? सर मतलब मैं मिक्सचर था, और मैं अभी प्रखर के प्रवचन पे गया था, पता नहीं उन्होंने क्यों लिख दिया कि व्हेन अ बैक बेंचर, मतलब मुझे ना ये टाइटल बहुत मिलता है, ओके, व्हेन अ बैक बेंचर बिकम्स अ टीचर, ये मुझे बहुत मिलता है, बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं बैक बेंचर था कभी भी। मैं, अगर मेरे दोस्त पीछे बैठे हैं तो मैं पीछे बैठ जाता था, आगे बैठते तो आगे बैठता था। रैंक क्या आती थी आपकी? सर मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स में मैं हमेशा टॉप करता था, ओके, संस्कृत हिंदी मेरी बहुत कमज़ोर थी, एसएसटी तो बहुत ही घटिया थी, और मेरी वाइफ एसएसटी पढ़ाती हैं। ओके, तो मतलब सब्जेक्ट मैटर करते थे। मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, Okay. ऐसा कभी नहीं हुआ, बट हाँ मैं टॉप 10 में हमेशा रहता था। और क्लास में मैं 10th तक बहुत इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता लोगों से। 10th के बाद जब मेरा स्कूल बदला, तो स्कूल में मेरा जो स्कूल था वो जहाँ मैं पढ़ता था पहले, वहाँ पे साइंस नहीं थी, फिर स्कूल बदला, वहाँ पे नए दोस्त बने, धीरे धीरे मैंने मदर के साथ, ब्रदर के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरे फादर एक्सपायर हो गए जब मैं 2 साल का था, तो हम लोगों ने ये सब फिर संभाला। तो धीरे धीरे जब एक्सपोजर मिला, हम लोग टिफ़िन का काम करते थे, कॉस्मेटिक का काम करते थे, तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। फिर मुझे लगता है कि मैंने लोगों से डील करना, बात करना ये शुरू किया, तो बेहतर हुआ। कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत शरारत करता था, गंदी चीज़ें करता था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बट हाँ, मैं बहुत शांत भी नहीं था, हम लोग दोस्ती यारी में भी थे, मिक्सचर था, मतलब ऐसा था। तो दिल्ली में ही कटा आपका हाँ स्कूलिंग? बिल्कुल बिल्कुल ओके, सर। ओके। मैं तो था अच्छा पढ़ने में, ठीक है। मैं पहले आगे भी बैठता था, ठीक है, तो मेरे दोस्त भी सब फर्स्ट बेंचर वाले ही थे, मैंने वो वाली जर्नी देखी है, ठीक है। आमतौर पे लोग ग्लोरीफाई करते हैं बैक बेंचर्स को, पर इधर भी अच्छा प्रेशर होता है, ठीक हाँ है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल होता है सर, मतलब हाँ ऐसा होता है कि जैसे सोशल मीडिया पे ना हाँ, ये बहुत चलता है कि जैसे अगर आप शुरू से पढ़ाई में अच्छे हो और फिर आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। हाँ, ये मज़ा, कहानी रिलेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो वाली बात होती है कि अर्जुन की कहानी रिलेट नहीं हो रही, इसलिए अर्जुन फेवरेट नहीं, कर्ण बड़े मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि वो कुछ कुछ उसकी लाइफ में भी फेलियर्स हैं, वो भी बहुत परेशानियों से आगे गुजरा है, तो लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं कर्ण के अंदर, तो कर्ण बहुत पसंद आ जाता है। पर नहीं, कुछ लोगों की जर्नी ऐसी होती है। मैं पढ़ने में अच्छा था, अच्छा पढ़ने में अच्छा कोई कभी किसी के डर से नहीं बन सकता, सही ये मैंने सही। मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने या किसी भी टीचर ने मुझे कभी कहा नहीं कि पढ़ो। मेरे अंदर से वो आता था कि यार मुझे ना पहली रैंक लानी है, या फिर नहीं लाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ये तो पहले आता था, फर्स्ट रैंक आती थी, अब सेकंड आ गई इसकी। तो मेरे अंदर से खुद ही मेरा मन खाता था मुझे कि यार ये करना पड़ेगा, तो खुद ही किताब खुल जाती थी। तो ये जो आग है, ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो। हाँ सर, मतलब मैं मानता हूँ, आप मुझे मुझे मेरा मन नहीं, आप मुझे ABCD भी नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते, और अब मेरा मन कर गया तो मैं फिर कुछ भी किसी भी चीज़ में अच्छा अचीव कर लूँगा। और मेरे ख्याल से जब टीचर अच्छे मिलते हैं ना, तो फिर वो मन वहीं से जगता है कि यार मैं कर सकता हूँ यार। उस समय तो बहुत बच्चे होते हैं हम लोग, ठीक है, 10वीं 11वीं में, उस समय बस ये भावना है कि कर ले जाओगे, हो जाएगा, इतना कहना ही काफ़ी होता है, ठीक है, क्योंकि घर वाले तो आमतौर पे गरिया ही रहे होते हैं सबके। सर हाँ, मतलब मुझे लगता है बच्चे का ना माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अभी मैं एक पॉडकास्ट दे रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके SST में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो उनकी टीचर ने उनको बोल दिया कि तू तो कूड़ा है, मतलब तू कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। और उन्होंने मुझे बताया कि उसी क्लास में उनकी गर्लफ्रेंड भी थी 10th में ही। ओके, हाँ, तो वो बहुत दिल पे ले गए उस बात को। प्री बोर्ड में वो फेल हो गए थे SST में। प्री बोर्ड और बोर्ड में 2-3 महीने का गैप होता है, तो उन 2-3 महीने में उन्होंने SST के अलावा और कुछ पढ़ा ही नहीं, और क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स SST में ले गए 98 आउट ऑफ 100। वो तो ठुकरा के मेरा प्यार वाला हो तो गया। दोनों प्रकार के लोग हैं, मुझे लगता है एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर ने आपको या किसी भी इंसान ने आप पे बिलीव नहीं किया, तो आपके अंदर ये भी एक जज्बा होना चाहिए कि यार अब तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक जर्नी इसके ऊपर मैं अपनी भी, कि जब हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मैं पहली बार आया था, और मेरा जो साइंस एंड फन चैनल है, मतलब जो वहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना क्या डिसाइड किया कि अब हम 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर डाल के यूट्यूब पे पढ़ाएंगे बच्चों को, जैसे कि प्रदीप क्षेत्रपाल सर पढ़ाते थे। तो वहाँ मुझे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आप नहीं कर पाओगे कुछ, क्यों? क्योंकि आप तो एक्सपेरिमेंट कराते हो बच्चों को, उसमें मज़ा आता है, आपसे कोई कंप्लीट आके थोड़ी ना पड़ेगा। तो फिर मैंने भी उसको बहुत पॉजिटिवली लिया कि यार ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने। और उस टाइम पे जब पहला साल हम आए थे, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाए थे 10th में साइंस में, 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर आपको कोई नेगेटिव कह दे तो आपके अंदर आप उसको फिर वो नेगेटिव सोच सोच के आप पागल हो जाओ, ये वाला माइंडसेट भी नहीं होना चाहिए। आप बल्कि अब ये माइंडसेट पे आ जाओ कि मैं अब ये करके दिखाऊंगा। एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था कि जब कोई लड़का ट्यूशन में या किसी इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ बैच में पढ़ रहा होता है तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ लड़कों वाले बैच में, क्योंकि उसे कुछ दिखाना होता है किसी को कि यार देखो मेरे अंदर भी कुछ क्षमताएं हैं। तो ये एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे आप ना उन बच्चों के साथ प्ले करते हो या उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हो जो अभी उस उम्र में है जिनका माइंडसेट विद्रोही है, ठीक बिल्कुल है, सर। जो मतलब रेबल किड हैं, इस टाइप का उनका एटीट्यूड है और कुछ ना कूल बनने के लिए ओवर द टॉप जाके जोक कर देंगे, मजाक कर देंगे या फिर कुछ कर देंगे, ठीक है। तो उससे डील करना, प्लस यहीं पर बहुत सारे वो इनोसेंट भी हैं, उनको संभालना, उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम चल रही, पर्सनल लाइफ की, किसी को प्यार की चल रही है, कोई ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी होता ही होगा कहीं ना कहीं बच्चे में। ये आपकी पर्सनल बातें शेयर करते हैं बच्चे आपसे? हाँ, मतलब ड्रग्स वाला कोई आज तक किस्सा नहीं हुआ। स्मोकिंग के ऊपर हुआ है, अल्कोहल के ऊपर बहुत हुआ है, लव लाइफ के ऊपर तो हाँ मतलब स्मोकिंग के ऊपर एक बहुत किस्सा हुआ था। उस वक्त में ना मैं भी बहुत ढंग से उसे समझा नहीं पाया, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मेरे पास वो पहला एक केस आया था कि अब बच्चा आ रहा है मेरे पास और वो कह रहा है कि सर मैं स्मोक करता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो मैं भी ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाया उसको। मैंने भी बोला कि भाई ये सेहत के लिए हानिकारक है, वही मन में सोच रहा होगा ये तो मुझे पता ही है। तो मैंने कहा यार मैं क्या समझाऊँ उसको। बट बड़ी अच्छी बात है कि 3 साल बाद वो मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। शायद कुछ लाइफ में हुआ होगा अच्छा। बट हाँ, लाइफ ये प्यार को लेके, ब्रेकअप्स को लेके, ये तो बहुत कॉमन है। और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर आप किसी बच्चे को डांट देते हो तो वो शेयर नहीं कर पाता। तो जब बच्चा टीचर से आके शेयर करता है तो हम कहीं ना कहीं बस दिमाग में ही सोच रहा होता हूँ मैं। अभी एक लेटेस्ट किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ जहाँ पे एक लड़की ने अपने किसी मेल फ्रेंड को कुछ फ़ोटोज़ भेज दी और उसने वो फ़ोटोज़ सेव करके उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब लड़की तो हमारे इंस्टीट्यूट की थी बट लड़का कहीं बाहर का था। तो उस लड़की ने जब मुझसे आके ये बात शेयर की, हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन निकाला वो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उस लड़की ने मुझे आके बताया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पेरेंट्स को ये बात पता है? तो उसने कहा कि सिर्फ पापा मम्मी और आप तीसरे आप हो जिनको ये बात पता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि उसने मुझसे ये बात शेयर की। हम सॉल्यूशन निकाल पाए नहीं निकाल पाए ये सेकेंडरी बात है। बट हाँ, टीचर को इतना फ्रैंक होना चाहिए एक बच्चे के साथ कि वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाए। अगर एक बच्चे के साथ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिक्ट नहीं होते, हम पेरेंट्स तक जाते हैं, उनको समझाते हैं। सबसे पहले हम बच्चे से बात करते हैं। बच्चा कहता है कि मैं अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, तो मेरे पेरेंट्स से बात मत करो। तो मैं समझता हूँ अगर मैं उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दूंगा तो मुझे लगता है कि ना मैं कौन हूँ उसके जीवन में। 2 साल बाद में उससे मिलेगा भी नहीं। आज की डेट में बच्चे पेरेंट्स के साथ रेबल हो जाते हैं, तो मैं कौन हूँ? अगर मैं बोल दूंगा नहीं बेटा मैं तेरे पेरेंट्स से बात करूँगा, तो मुझे लगता है कि जब मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ ना तो वो पढ़ेगा भी नहीं। उसके मन में ये रहेगा यार ये इंसान तो बहुत नेगेटिव है। तो हमेशा बच्चों को पहला ऐसा मौका देते हैं कि आप के पेरेंट्स के पास मैं जाऊं। बच्चा कहता है नहीं मैं पढ़ूंगा, फिर वो पढ़ता है। तो मुझे नहीं पता सर, देखो क्या है ना, इसके ना बहुत एक्सपेक्ट्स हैं। मैं आपको आज कह दूं कि बच्चे के साथ फ्रैंक रहना चाहिए। तो कुछ पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि तो फिर आप पढ़ाओगे कैसे, आप स्ट्रिक्ट कैसे रहोगे। बट मुझे लगता है कि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा तो बच्चा मुझसे डाउट कैसे पूछेगा। तो इसके बहुत मिक्स्ड व्यूज़ हैं। आप मुझे बताओ कि अगर अवध ओझा सर की बेटी के मार्क्स कम आए और उन्होंने स्कूल में टीचर को बोला कि ऐसा क्या हो गया, कि एक्सीडेंट हो गया क्या, आप इतने हैरान होकर बोल रहे हो, मेरी बेटी एक क्लास में 2 साल रह भी लेगी तो क्या होगा। तो आपका इसमें क्या थॉट है? मेरा थॉट तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हो कि ये ठीक है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप कितने भी बड़े हो, आप बहुत बिजनेसमैन हो, या आप, मैं अवध जी के नाम लेके नहीं कह रहा। कई बार होता है ना कि पापा को लगता है मेरा बिजनेस है यही संभाल लेगी या मेरा बेटा संभाल लेगा, बट एक टीचर को आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो आप कितने भी बड़े हो, टीचर के सामने आपको अपने बच्चे को एटलीस्ट ये सिखाना है कि मैं भी विनम्र हूँ, तुम भी विनम्रता से ही देखो। बिल्कुल। अब उस कमेंट सेक्शन पे आपको, मैंने स्पेशली उस कमेंट सेक्शन को खोला है देखने के लिए कि लोगों का क्या रिएक्शन है, पर लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है। आज की डेट में मैंने परसों एक वीडियो डाली है पीरियड्स पैंटी के ऊपर कि पीरियड्स के लिए पैंटीज आ गई हैं और वो कैसे काम करती हैं। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं थी, वो कहीं नाम भी नहीं है, वो काम कैसे करती हैं। आप उसके कमेंट सेक्शन पे चले जाओ, अगर उस पर 2000 कमेंट होंगे तो 1600 कमेंट अच्छे हैं, 400 कमेंट गंदे भी हैं।
मतलब वो किसी और डायरेक्शन में ले गए उस वीडियो को। द ओनली पॉइंट इज़ कि हर चीज़ का एक मिक्स्ड ओवरव्यू होता है। मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछें तो टीचर को बच्चे के साथ फ्रैंक होना चाहिए। ओके। क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ सर, मतलब दिल्ली का माहौल तो ऐसा है। अगर मैं शायद झारखंड में पढ़ा रहा होता, यूपी में पढ़ा रहा होता, तो हो सकता है वहाँ पे अभी भी बच्चा ना अपने टीचर को भगवान मानता है। मैंने इवेंट्स किए हैं सर, बहुत डिफरेंस है, मतलब ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। तो हर एक जगह की ऑडियंस के साथ मुझे लगता है अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए। जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे मारना तो चलो ख़त्म ही हो चुका है, अब डांट भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ओके। अगर मैंने उनको आज डांट दिया तो कल वो मेरे अकेडमी में ज़बरदस्ती आएंगे, हो सकता है आए भी ना। तो उस तरीके से ही बिहेव करना पड़ता है उनके साथ। सर मुझे आपसे बात करके लग रहा है ना आप बहुत केयरफुल हो गए हो। आपकी बातों पे लगता है ना कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो ये कहीं ये सेक्शन बुरा ना मान सर जाए। बहुत होता है सर। ठीक है। या हाँ। फिर और फिर आप पेरेंट्स भी सोच रहे हो कि बच्चा तो चलो सोचे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वो क्या करेगा। आपकी बातों में बहुत झलक रहा है। क्या सर बड़े केयरफुल हो गए हो आप। हाँ सर, देखो मैं बताता हूँ, हमारी एक वीडियो हाँ। जानने को 50 मिलियन व्यूज जाते हैं सर। मुझे ना मतलब डेथ के थ्रेट्स आए हैं कई कई वीडियोस पे। सच में? हाँ, टू बी वेरी, और वो वीडियो डाउन की थी मैंने, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं दोबारा शुरू नहीं करूँगा। बट मैंने एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो की वजह से एक सर्टन कम्युनिटी के लोग। क्या टॉपिक था उसका? सर नहीं करते ठीक है। लेकिन वो एक साइंस का टॉपिक था। Okay. और उससे और मेरा टारगेट था लोगों को साइंस समझाना, अवेयर करना। हाँ, तो बट वो गलत डायरेक्शन में चली गई। तो मेरी मदर की फ़ोटोज़ उस ग्रुप में आ गई। मुझे ये बोला गया कि आपकी एकेडमी का एड्रेस हमारे पास है, हम ये कर। तो सर मेरा ना मोटिव नेतागिरी करना या मेरा मोटिव ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है। मेरा मोटिव है कि मैं लोगों को साइंस का ज्ञान दूं और मैं घर चला जाऊँ। अगर किसी को उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं, जैसे मैंने अभी गंगा जल के ऊपर वीडियो बनाई थी सर, वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई, लेकिन वो आधा ज्ञान लोग लेके चले गए घर। उस वीडियो में क्या था कि मैं हरिद्वार गया, मैंने गंगा जी का पानी लिया और मैंने उसको अपने घर के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि घर के माइक्रोस्कोप उतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर मैंने उसको एक लैब में जाके टेस्ट करवाया। अब सर बात यहाँ पे आती है कि मैंने उसको लैब में जाके टेस्ट करवाया सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि मैंने वीडियो में साफ बोला। पानी में हैवी मेटल्स होंगे, मैंने टेस्ट नहीं करवाया। पानी में और ऐसी कोई चीज़ होगी जो ग्रो ना कर रही हो बट नुकसान है, मैंने उसका टेस्ट नहीं कराया। मुझे सिर्फ टेस्ट करना था कि क्या उसमें कोई बैक्टीरिया है गंगा जी के पानी में, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। तो जब रिपोर्ट आई जिस हॉस्पिटल ने उसको दिया, उसमें नेगेटिव, मतलब कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। ओके। और क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे और बैक्टीरियाज होते हैं जो दूसरे बैक्टीरियाज को खाते रहते हैं। ये वीडियो मैंने मार्च में शूट कर ली थी और मैंने इसको अगले जनवरी में डाला, क्योंकि मैं डर रहा था कि लोग कैसे लेंगे इसको। दो प्रकार के लोग होंगे, एक कहेंगे वेरी गुड, आपने गंगा मैया जी के पानी को साफ प्रूफ किया, और एक लोग ये भी बोलेंगे कि आपने पूरा टेस्ट नहीं किया, और एक लोग ये भी बोलेंगे कि आपने अंधविश्वास फैलाया। तो मुझे बहुत डर था इस वीडियो को डालते हुए, बट फिर एट द एंड मैंने इसको 8-9 महीने बाद इस वीडियो को पोस्ट किया। तो उस वीडियो पे भी अगेन बहुत सारे रिव्यूज़ थे, शायद 12-13 न्यूज़ चैनल्स ने उसको एक साथ एक ही दिन में शो किया था। तो वहाँ पे बहुत मिक्स रिएक्शन थे। फिर उसके बाद महाकुंभ आ गया, तो वहाँ पे किसी ने वीडियोस बनाई कि वहाँ का पानी गंदा है, तो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आने लग गए। मैं उनको समझा रहा था कि मैंने 8 महीने पहले वीडियो बनाई थी और ये जो डेटा लिया गया वो ऐसा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी को बुरा लग जाए और मैं जो करना चाह रहा हूँ वो टारगेट ही बदल जाए। सर वो बुरा तो लगेगा आंसू सर, ठीक है, हमेशा लगेगा। हमेशा एक ऑडियंस, एक जंक रहेगा जिसको बस आपसे ही बुरा लगता है। सर मुझसे बुरा लगे, लेकिन मेरे घर पे आ जाना, मेरी फैमिली पे आ जाना, ये तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। थोड़ा सा ज़्यादा है। बट आप पहले ऐसे थे, मतलब जब आपने शुरू किया था तब तो आप बिल्कुल बेपरवाह रहे होंगे। सर मैं अभी भी ऐसा नहीं हूँ सर। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ ना, वहाँ की रिकॉर्डिंग्स होती हैं ऑफलाइन में, तो मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग्स को आपको सबसे संभाल के रखना है, क्योंकि अगर किसी दिन वो बाहर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में बहुत डिफरेंट हैं। और मुझे लगता है कि रहना चाहिए, हम लोगों को एक मर्यादा सेट करनी पड़ती है। क्योंकि सर अभी एक बहुत फेमस टीचर हैं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, उन्होंने एक वर्ड यूज़ कर दिया था बस। मैं आपको आफ्टर द सेशन बताऊँगा वो वर्ड क्या था। तो वो
और वो वर्ड ऐसा था कि कई लोग ऐसे कैजुअली यूज़ कर लेते थे अपनी बातों में, तो उनके ऊपर सर FIR हो गई, 2 महीने तक वो पढ़ा नहीं पाए यूट्यूब पे। तो ऐसा बहुत होता है सर। मेरे ख्याल से ये यहाँ से आता है ना कि टीचरों को हमने गुरु टीचर करके यहाँ पहुँचाया है, ठीक है, हम उनको इतना सम्मान देते हैं, अब हम उनसे कुछ चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एग्जैक्टली सर। ठीक है, कि हम नहीं देख सकते कि कोई टीचर स्मोक कर रहा है बिल्कुल, इसके वहाँ ऊपर हाँ, चौराहे पे खड़े होकर, बिल्कुल ठीक सर। है, या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो हमने इमेजिन नहीं किया है। वो आशु सर का नुकसान नहीं होगा, वो किसी सर का नुकसान नहीं होगा, वो टीचर एज अ कम्युनिटी उस पद का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल So, होगा। मेरे ख्याल से ये वो माइंडसेट आता है कि आप तो टीचर हैं, आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, और आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो, क्या हमें ये सब ऑडियंस ने दिया? हाँ, तो अगर मेरी कोई चीज़ ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब मैं उनसे भिड़ूँ जाके कि भाई नहीं तुम गलत हो। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने गलती की है या मैं यहाँ गलत हूँ तो ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा। सर अभी मैं ना प्रेमानंद महाराज जी से मिल के आया था, हो गया होगा इस बात को 3-4 महीने। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपको अपने खान पीन में बदलाव लाना चाहिए। तो मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। मुझे 2-3 महीने हो गए हैं मैंने नॉनवेज नहीं खाया। उससे पहले मैं खाता था, लेकिन मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया। मेरी वाइफ व्लॉग बनाती है, मैं उसको हमेशा बोलता था कि तू व्लॉग में मत ले। क्यों नहीं ले? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं, और अगर उनको बुरा लगेगा तो डालने की ज़रूरत क्या है? मतलब क्या ऐसा है कि व्लॉग उसके बिना अधूरा है? नहीं है। मतलब अगर वो नहीं डलेगा तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए हम नहीं डालते। तो मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में नहीं सोचते कि ऑडियंस क्या सोच रही होगी, और वो डाल देते हैं। ऐसा भी है। आप कहाँ हैं? आप कौन से वाले में आते हैं सर? मतलब आप सोचते हैं ऐसा कि ऑडियंस? मुझे इससे अपनी केमिस्ट्री के टीचर थे, उनका नाम, उनकी बात याद आई। सो वो हमें बोर्ड्स की तैयारी करवा रहे थे कि बोर्ड में एक होता है कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, एक होता है तुम्हें क्वेश्चन प्रेजेंट करना आता है। तुम्हें CBSE बोर्ड प्रेजेंटेशन के मार्क्स देगा, बिल्कुल, जितने स्टेप्स तुमने बनाए। तो लास्ट में लाइन लिखनी होती थी LHS = RHS, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर इसके नंबर मिलते हैं? नंबर तो नहीं मिलते इसके, पर कटते हैं अगर ना लिखो तो। सही। मतलब लिखोगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा नहीं तुम्हें, सही, ठीक है, पर नहीं लिखोगे तो कट जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये वही वाली बात है आपकी कि वीडियो में नहीं दिखेगा तो कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं जाएगा, पर दिख गया तो कुछ हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, तो ये वाली बात है, ठीक है। सो मैं चाहूँगा आशु सर ना घबराएं और ना डरें, ठीक है, बेपाक बेपरवाह रहें। जब तक आपको ये लगता है ना कि यार मैंने इसमें जस्टिस ही किया है, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है अपने तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना वीडियो बनाते हो, एक आपका माइंडसेट रहता होगा कि यार लो चलो एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं जो थोड़ा सा शॉक वैल्यू क्रिएट करे, ठीक है, और शॉक को शुरू में दिखा दूंगा, बाद में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक आपका माइंडसेट रहता है कि ये रहा एक कॉन्सेप्ट, इसको इजी बनाना है 11th-12th के बच्चों के लिए या 9th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जब तक ये है ना तब तक कुछ गलत नहीं आशु सर, ठीक है। और आप चाह कर भी एक टीचर ज़्यादा गलत नहीं कर सकता, ठीक है। प्लस वही बात रही कि टीचर होना कैसे चाहिए, इसकी बड़ी अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टीचर हैं। एक टाइम जब बहुत पुराना टाइम हुआ करता, बहुत नहीं अभी कुछ सालों पहले, तो कुटाई करते थे टीचर, वही बड़े अच्छे माने जाते थे। मतलब घर वालों का ये होता था कि इसका टीचर मारता नहीं, टीचर खराब है, ठीक है। मुझे आपको भी पड़ी होगी, मुझे तो बहुत मार पड़ी है। बिल्कुल पड़ी है, ठीक है। और हमारे एक टीचर थे हमारे स्कूल में, उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो वो कुर्सी पे खड़े होके तब मारते थे, क्योंकि 11th-12th में लगी जैसे बड़े हो जाते लड़के, ठीक है। तो उनके उसे मारने में कोई कमी नहीं। अब तो क्या आप छू नहीं सकते, अब तो ये चीज़ हो गया। तो समय की ये डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर भी कैसी कैसी कहानियाँ थी, मारा तो कान से खून निकल गया, लड़का बहरा हो गया, ठीक है। उस टाइम पे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हाँ होता था सर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अब मारना पीटना नहीं है। तो अब ये भी तरीका है, तो टीचर अडॉप्ट करता है, बदलता है। जो टीचर का कोर रहना चाहिए कि क्लास में मजा आ गया, ठीक सर। हाँ, मतलब उस वे देखो क्या है ना, इसके 2 एस्पेक्ट हैं कि मैंने कोई वीडियो बनाई और मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। सर मैंने ना 14 TEDx दिए हैं, और 14 TEDx में से सिर्फ 3 अपलोड हुई हैं। क्यों नहीं हुई बाकी अपलोड? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सामने लोग बैठे हैं उनको मज़ा आना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ भी बोल दूँ, वो अपलोड हो ना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद हमने वो वीडियो ही हटा दी, क्योंकि हमने फ्लो में कुछ बोल दिया, बट हमें लगा बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये गलत, कई लोग इसे गलत वे में ना ले जाएं। और कभी कभार हमको ना वीडियो डालने के बाद ये भी रियलाइज़ होता है कि हमने शायद फ्लो में कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो वो वाली वीडियोस भी हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हैं तो एट द एंड इंसान ही। तो होता है ऐसा मल्टीपल टाइम्स, कई बार तो सॉरी बोलना पड़ता है वीडियो के अंदर। अच्छा चलिए सर, ये तो हो गई आपकी पढ़ाने की जर्नी। आपकी बिजनेस स्किल्स इंप्रूव हुई?
नहीं सर, मैं बहुत घटिया बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस में क्योंकि मैंने कभी संभाला ही नहीं। मतलब आपको लगेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आज की डेट में भी नहीं पता है कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमाने लग गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कितना कमाता हूँ। और क्योंकि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक, क्योंकि मेरे पास है कोई संभालने वाला, मेरे भाई, और दूसरा कि मेरा इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं इसके अंदर कि चीज़ों को मोनेटाइज कैसे करना है। सर अभी भी मेरा मेजर समय उस जगह जा रहा है जो मुझे पैसे कमा के नहीं देता है, और वो है मेरे एक्सपेरिमेंट वाले फेज़ में, जहाँ से मुझे कोई पैसा नहीं आता है। यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो कितना ही होता है, मतलब बहुत ही कम। अगर मैं वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट करूँगा तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो बिजनेसमैन मैं एक बहुत अच्छा नहीं हूँ, हाँ टीचर बहुत अच्छा हूँ। प्रेशर हैंडल कर लेते हैं आप? क्योंकि बिजनेस करना क्या सिखाता है ना, आप एक्सट्रीम प्रेशर पे काम कर रहे होते हो, ठीक सर एक लेवल आया था जहाँ पे मैं अपने काम को और अपनी फैमिली को नहीं संभाल पा रहा था। मतलब मैं 18 घंटे तक काम कर रहा था दिन में, बस घर पे सोने जाता था, खाना पीना सब बाहर होता था, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था और साथ में घर को भी। लेकिन अब मैंने वो धीरे धीरे सीख लिया है कि कैसे मैनेज करते हैं। तो ये वाला प्रेशर मैं नहीं झेल पाता। काम का प्रेशर तो मज़ा आता है झेलने में, कि अब ये टास्क है, आज ये करना है। अब जैसे हम लोग मीटअप्स प्लान कर रहे हैं पहली बार 3 साल में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है उसको प्लान करने में। कहीं प्रेशर फील नहीं हो रहा। हम लोग सोच रहे हैं, अभी मेरा आते वक्त गाड़ी में ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या करेंगे, तो या कल हम क्या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऐसा ऐसा। तो वो एक बहुत फन वाला पार्ट है जहाँ मैं पूरा दिन बैठ के उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। उसका कहीं प्रेशर फील नहीं हुआ। हाँ प्रेशर फील होता है सर, हम लोग यूट्यूब पे इकलौते ऐसे टीचर हैं जो बोर्ड के टाइम पे 10th क्लास को भी पढ़ा रहे होते हैं और 12th को भी। कोई नहीं होता है यूट्यूब पे, मतलब एक ही बंदा दोनों नहीं हाँ कर जी, रहा है। मतलब मैं हम मेरे ब्रदर हम लोग 10th को भी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 10th का साइंस का पेपर और 12th का फिजिक्स का पेपर लगभग सेम दिनों में था। मतलब कॉमन डेज मैच इस साल की, हर साल ही होता है वैसे ऐसा। तो क्या जर्नी होती थी, सुबह 9 बजे मेरी 10th क्लास के साथ लाइव हो रही है, 5 घंटे की लाइव है। उसके बाद मुझे अपने ऑफलाइन सेंटर जाना है, बच्चों के डाउट लेने हैं। 4-5 बजे तक डाउट चलते थे क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं और डाउट इंडिविजुअल होते थे। उसके बाद फिर 7 बजे मेरी 12th के साथ यूट्यूब पे लाइव होती थी, जो कि 9, 10, 11, 12 बजे तक चलती थी। फिर सुबह के लिए मुझे पीपीटी बनानी है, फिर मैं काम कर रहा हूँ। फिर तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यार ये मुझे सुबह फिर से करना है। अगर मैंने अक्षय कुमार की ये बात है और मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, जिस दिन मेरे मन में ये आ गया ना कि यार मुझे फिर से क्लास लेने जाना है कल, यार शिट यार, तो फिर मैं छोड़ दूंगा। जिस दिन मेरे मन में आ गया कि यार अच्छा मुझे ये फिर से करना है कल, फिर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है। अभी मुझे कई लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, घूमते फिरते क्यों नहीं हो। तो मैंने उनको कहा कि हर एक इंसान की एक लाइफ होती है। एक्टर हो गया, टीचर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, इनकी एक लाइफ है। मतलब शायद ये 5 साल फेमस हैं, 2 साल फेमस हैं, 10 साल फेमस हैं, उसके बाद नहीं। तो मेरी लाइफ में अभी वो फेज चल रहा है जहाँ मैं जितना ज़्यादा फेम और पैसा ले सकता हूँ, बच्चों का भला कर सकता हूँ, वो फेज चल रहा है। तो मैं चाहता सर 12th को पढ़ा के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता यूट्यूब पे, क्योंकि 12th टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये बहुत ब्लंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब मैं 10th को पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे मन में एक ये लालच होता है, सभी के मन में लालच होता है यूट्यूबर्स के, कि वो 11th में जाके उनका कोर्स खरीदेगा। होता है, सबके मन में होता है। लेकिन 12th को पढ़ा के हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 12th के बाद तो हम पढ़ा ही नहीं रहे। लेकिन मैं 12th को क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब ने मेरा 12th में कोर्स तो नहीं खरीदा होगा। तो कुछ बच्चा ऐसा होगा जो वेट कर रहा होगा कि यार यूट्यूब पे कौन पढ़ा। और ये रीज़न है सर, 12th पे बहुत कम टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। आप नोटिस करना इस बात को, कभी बहुत कम है। मैंने सोचा नहीं इस वे में, क्योंकि उनका कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन हमको मज़ा आता है पढ़ाने में। हमने इस साल लास्ट ईयर से पढ़ाना शुरू किया था और अब हर साल पढ़ाएंगे। कंपटीशन की पढ़ाई करवाएंगे कभी, ये सोचा आपने? सर मैं खुद तो नहीं कराऊंगा, हाँ हो सकता है हम टीम हायर करें, हमारे कोलैबोरेशन चल रहे हैं। हाँ मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ और मैं बच्चों को एनडीए पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ की खुद की तैयारी करी है। लेकिन मैंने कभी ना तो नीट का एग्ज़ाम दिया कभी, खैर नीट की फिज़िक्स और 11th-12th की फिज़िक्स तो फिर भी सेम है। लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप जेई की तैयारी कराओ, तो मैं बोलता हूँ नहीं यार, हम लोग रख देंगे आपके लिए जो कराएंगे, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा आपको। रीज़न कॉन्फिडेंस नहीं आता? सर बात 2 हैं, एक तो टाइम नहीं है, और कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। जब मैंने 16 साल अपने जीवन में 9, 10, 11, 12th को दिए हैं। सही बात है। आप मुझसे टॉपिक पूछ लो सर, हमारी ये एक खास बात है, हम पूरे साल किताब नहीं उठाते।
एनसीईआरटी? हम किताब उठाते ही नहीं, क्वेश्चंस कराने के लिए उठा रहे हैं तो उठा रहे हैं, कंसेप्ट के लिए कभी किताब नहीं उठाते हम। आप मुझे बोल दो आज एक चैप्टर शुरू कर दे और पढ़ाना शुरू कर, तो मैं नॉन स्टॉप पढ़ाता रहूँगा 6 घंटे। मुझे एक पीपीटी की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और जो 16 साल 17 साल पढ़ाया उस सभी टीचर के साथ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं एकदम से उस फील्ड में घुस जाऊँ जहाँ मुझे खुद से पहले एक्सपीरियंस लेना पड़े, मुझे स्टडी करना पड़े उसको, तो मैं चाहता ही नहीं वहाँ जाना। यही जीनियस होता है, पता है कि कहाँ रुक जाना है। हाँ जी, ठीक है, नहीं तो मन तो कहेगा कि जेई भी पढ़ा देता हूँ, नीट भी पढ़ा देता हूँ और 2-4 एग्जाम बचेंगे, एयरफोर्स तुम भी आ जाओ इधर। ठीक है, वो मन कहेगा ही, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लुक्रेटिव लगेगा वो। सर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ अपने ऑफलाइन में, लेकिन मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता क्योंकि टाइम की कमी है। मैं यूट्यूब पे, बच्चे बहुत कहते हैं पढ़ाओ, मैंने लास्ट 5 दिन में केमिस्ट्री पढ़ाई थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे ओके कि पढ़ाओ आगे। एवरेज कितना एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ाते होंगे? सर एग्जाम के दिनों में 18 घंटे के आसपास पढ़ाते हैं हम, सिर्फ पढ़ाते हैं तो सर। आपके लिए फरवरी मार्च थोड़ा भारी जाता सर है। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि मैं अपने घर वालों की शक्ल नहीं देख पाता 2 महीने। कभी कभार ऐसा होता है कि सोए नहीं पूरी रात। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है थोड़ा फ्री चल रहा है, फिर अप्रैल से हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे, तो एवरेजली बोलूँ तो 10-12 घंटे तो पढ़ाते ही हैं डेली। हाँ जी सर। पर्सनल लाइफ पे क्या होता है फिर? सर अच्छी बात यह है कि मेरी वाइफ खुद टीचर है, तो वो समझती है मेरी। हमने अपने घर वालों को बहुत सीधा बोल रखा है कि 3-4 साल हम लोगों को बच्चों का भला करने दो। सर मेरा ऑफलाइन, जो मेरा ऑनलाइन का पेड बैच है वो 1200 रुपये का है। मतलब आप इच्छा हिस्सा काट देना, मैं यहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा। मतलब उसमें क्या है कि हम 1200 रुपीज़ में पूरे साल पढ़ाते हैं बच्चों को। 10th क्लास को? 10th 11th 12th। 3 साल? नहीं, 1 साल। ओके 1200 में। ओके, अगर मैं 11th में हूँ तो मेरे लिए 1200 भी है, 12th हाँ, में तो आप मुझे 1200 रुपये दोगे, 4 टीचर आएंगे, रोज आपको लाइव पढ़ाएंगे रोज। ये मंथली फीस है? नहीं सर, ये पूरे साल की है। ये कैसे हो सकता है 100 रुपये महीना? सर मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ना, अच्छा ये हमारे पास साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये ऑनलाइन फॉर्म? ये मैं ऑनलाइन की बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं ऑनलाइन की बता रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है कि मैं 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ इस वक्त। पहला कि मैं लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाऊँ, कि यार यूट्यूब से पढ़ा दूँ बच्चों को जो नहीं पढ़ पा रहा है पेड बैक। क्योंकि सर आप कहोगे सर 1200 रुपये, सर मुझे लगता है कि आपके मेरे लिए 1200 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं। सर हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने वीडियो शेयर कर रखे हैं इंस्टाग्राम पे, उनका घर है वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वो रोज़ मेरी 6 बजे क्लास देने के लिए 4 किलोमीटर साइकिल से दूर आते हैं टावर के। सर ये जेन्युइन है, ये ऐसी कोई मूवी की कहानी नहीं है, मैं रिलेट कर रहा हूँ। टावर के नीचे वो भूसे के ऊपर बैठते हैं, 4 दोस्त हैं, उन्होंने मिल के 1200 रुपये का कोर्स लिया, 4 दोस्तों ने मिल के, और एक उसमें लगा के फ़ोन पे चारों बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो जब ये वीडियो देखी मैंने अपने पूरी घर को दिखाई, फैमिली को दिखाई। मैंने बच्चों के साथ क्या किया ये बोलने वाली बात नहीं है, बट हाँ मैंने वो वीडियो दिखाई, बहुत अच्छा लगा देख के। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम ऐसे, सर जैसे मुझे लगता है हम 1200 रुपये का एक बारी में खाना खा लेते हैं, लेकिन उनके लिए 1200 रुपये पूरे साल में देना, 3 बच्चों ने मिल के, 4 बच्चों ने मिल के दिए। तो अगर मुझे नुकसान हो रहा होता ना, तो शायद मैं इसको 2000 कर देता, शायद मैं इसको 2500 कर देता, शायद मैं इसको 3000 कर देता, लेकिन मुझे फ़ायदा ही हो रहा है क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना, तो मुझे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, मैं काफ़ी अच्छा कमा रहा हूँ। तो ऐसा है, जब मुझे लगेगा कि यार अब मैं नहीं कर पा रहा ये, तो बंद कर देंगे इसको। ये तो होता है ना कि कई बार जब आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता किसका फायदा हो रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, आपको मतलब आइडिया भी नहीं होगा अच्छा वहाँ तक जा रहे हैं मेरे वीडियो। ठीक है, और ये जितनी भी ये स्टोरीज आप सुनोगे या जितनी भी कहानियाँ आप सुनोगे ना, ये सेंस ऑफ एग्जिस्टमेंट देती हैं कि, कि आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो इस धरती पर। ठीक है, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यहीं से आता है कि यार कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, ये वाली बात आ जाती है। जब बच्चा पेड बैच का मिलता है ना बाहर, तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि पेड बैच में तो पढ़ा ही रहे हम पूरी ताकत से। पेड बैच का मतलब है पैसे देके, लेकिन जब कोई यूट्यूब का मिलता है और कहता है आपका ये वाला लेक्चर देखा मैंने और इस लेक्चर से मैंने अच्छा एग्जाम दिया, तो बड़ा मज़ा आता है यार कि मैंने इससे कोई पैसे भी नहीं लिए और मैंने इसका एग्जाम भी अच्छा करवा दिया। तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है। पुण्य है, घूम के आएगा कहीं ना कहीं। पता आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कब आएगा? और देखिएगा जरूर होगा आपकी लाइफ में ये, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब कोई आएगा कहेगा आपसे पढ़ा था उस समय। वाह, बिल्कुल सही बात है। एक टीचर के लिए ये आता है, ये जब जो दिल से पढ़ाता है टीचर, उनके मन, इनके साथ ये लाइफ में ये घूम के आता है कि आपकी वजह से मैं अमीर हो गया, या मैंने कमाना शुरू कर दिया, मेरी बहन की शादी हो गई, समथिंग लाइक दिस। आप ज़रूर सुनोगे। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ जी सर। हाँ जी। क्या रही कहानी इसकी? सर मेरी जो मतलब वाइफ हैं, वो हमारे ट्यूशन में पढ़ने आती थी मेरे ब्रदर से। अच्छा। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने बहुत अर्ली एज में पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी वाइफ और मेरे, ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ बहुत छोटी है, वो मुझसे 2 साल ही छोटी है, लेकिन
वो मेरे उशांक सर मेरे भाई का नाम है, उनसे पढ़ने आते थे वो। तो फिर आफ्टर उनके 12th उन्होंने हमारे ही अकेडमी में जॉब करना शुरू कर दिया था, बेसिक ऑफिस वर्क का। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ और लव मैरिज है। फिर उन्होंने अब SST पढ़ाना शुरू कर दिया। सो ये इससे बहुत हेल्प मिलती होगी ना टीचर। हाँ सर, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है, उनको समझ में आता है कि भाई मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में इतना बिजी क्यों हूँ। बट खैर माँ तो समझती है ना, मतलब माँ को कभी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बीवी को समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको कभी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब SST का पेपर होता है तो वो भी तो बिज़ी होती है, और जब साइंस का पेपर होता है तो मैं बिज़ी होता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर के साथ जब शादी करता है अक्सर, तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, कभी किसी बच्चे का अच्छा रिजल्ट नहीं आया या किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम, क्योंकि हम एक ही ऑफिस में हैं, चीज़ें समझ पाते हैं, तो बहुत बेहतर रहता है सर। आज थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ मैं आपको, बढ़िया ठीक है? सर, सीखेंगे? मज़ा आएगा। अरे बिल्कुल सर कुंडली लगाओ। मैं तो आया इसलिए हूँ। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे, मतलब ये फंक्शन कैसे करता है। सर हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि हम किसी सेलिब्रिटी से कैसे मिलेंगे? जैसे मैं नोरा फतेही से मिलना चाहता हूँ नहीं, जेन्युइनली मिलना चाहता हूँ, तो ऐसा पता लगा सकते हैं हम? नोरा फतेही से ही मिलोगे ये नहीं पता कर सकते। अच्छा, ठीक है, किसी बड़े इंसान से कनेक्शन बन जाएगा, ये तो होते है कुंडली में। ठीक पर है। इसी से शादी होगी मेरी, इसी से मैं मिलूंगा, ये हाँ। इतने ही पैसे अकाउंट में आएंगे क्या, इन सवालों के जवाब नहीं होते। ठीक है, मतलब क्योंकि उसको तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये जितने भी आप इनके सवालों के वेरिएशन अलग होते हैं कि शादी चलेगी कैसी, शादी किस इन्वायरमेंट में आप मिलोगे। जैसे जब ऐसे एक टेक्निक होती है कि आप अपने पहले स्पाउस से, जिससे आपकी शादी होने वाली उस व्यक्ति से मिलोगे, तो आसपास क्या होगा, आसपास खाना होगा, पानी होगा, या फिर कोई फंक्शन हो रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, ये पता चल जाएगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली कौन से होटल में मिलोगे ये नहीं बता सकते। हाँ। ठीक है सर, डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 1993। 7 अक्टूबर 93। टाइम नहीं पता आपको? अंदाजा? एग्जैक्टली शाम को 7 बजे के आसपास। दशहरा था उस दिन। न्यू दिल्ली? हाँ जी सर। कह रहे थे एक रावण मरा था, दूसरा पैदा हुआ ऐसा मेरी पूरी फैमिली बोलती है ओके। आपको बेबी होने में कोई प्रॉब्लम आई थी? हाँ जी। ठीक है, तो यही कुंडली है फिर। मतलब जो प्लेसेंटा पाइप होता है ना, वो बीच में आया, तो फिर सर्जरी करनी पड़ी थी। देखिए होगा क्या ना, जैसे ये कुंडली है आपकी, ठीक है, अब शनि यहाँ पे दिख रहा है एक्वेरियस में, नहीं समझ आया ना? नहीं सर। ठीक है, कितने डब्बे दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 कहाँ दिख गया? 12 ही हैं। ठीक है, अच्छा वो वाला, ठीक है। एक नंबर गिनती लगी है वहाँ से पूरा देखिए। अच्छा ठीक है, 12 तक 12 है। ओके, तो 12 डब्बे, 12 राशियाँ। ठीक है। तो क्या हुआ, सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट घूम रहे थे, तो बनाने वालों ने कहा कि इसको ना, अगर किसी को दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली का नक्शा होना चाहिए उसके पास। ठीक है, कि दिल्ली भारत में कहाँ पड़ता है। ओके, और जैसे आप दिल्ली में रहते हो, तो कोई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आ जाएगा और कहेगा अरे आप मिले नहीं, तो आप कहोगे अरे यार दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली में मैं रोहिणी में रहता हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ। तो वो एक स्पेसिफिक, वो रोहिणी आ जाएगा तब भी आप नहीं मिलोगे, फिर आप वहाँ पे गली और ऐसा सब बताओगे तब आएगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी ग्रह की लोकेशन अगर हमें मालूम करनी है। तो ये मालूम करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, इस पूरे आसमान को 12 बराबर भागों में डिवाइड किया। 12 ही क्यों? क्योंकि सूर्य 12 महीने चलता है और मौसम बदलते हैं, इसको कैलकुलेट करके उन्होंने 12 डिसाइड किया। तो 12 राशियाँ ये क्या है, ये है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसी है। तो जैसे आप वहाँ पे दिख रहे होगे SA लिखा है 11 नंबर में, तो इतना देख के ही पता चल गया कि अच्छा ठीक है। जब 90 में आशु सर का जन्म हुआ था, उस समय शनि कुंभ राशि में था। कुंभ राशि सोलर सिस्टम में हमेशा इधर आती है। ठीक है, तो ये हो गया शायद शनि यहीं पे थे। अच्छा। ठीक है, ये प्लेनेट की पोजीशन आपके जन्म वो तो मैं समझ, हाँ, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये तो साइंस है। हाँ, ये साइंस, ये तो फिजिक्स है, ये तो एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप देख रहे होगे कि कुछ डब्बे बने हैं और कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जैसे आपकी कुंडली में इत्तेफाक से, मतलब जरूरी नहीं सब में हो, पहले घर में पहला नंबर लिखा है। अच्छा, तो घर अलग होता है और उसमें जो नंबर लिखा है ज़रूरी नहीं है कि, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाऊं तो आप बेटर समझोगे। जैसे आप ये कुंडली देखो, ठीक है, इसमें इसी हाउस में जहाँ पे आपके 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो ये आपके में इत्तेफाक से ऐसा हो गया। ठीक है, तो हम इन डब्बों को घर कहते हैं।
ठीक है। हाउस कहते हैं या भाव कहते हैं। इनके पास हमें देने के लिए कुछ होता है, या ये हमारी लाइफ के किसी एक डिपार्टमेंट के बारे में हमें समझा रहे होते हैं। जैसे जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, ये आपकी पर्सनालिटी है, ठीक ये है। आपके सोचने का तरीका है, ये आप ठीक है। दिखोगे कैसे वो चीज़ है, और आपकी हेल्थ के बारे में बताता है। जहाँ 2 नंबर लिखा है, इसे हम सेकंड हाउस कहते हैं। सेकंड हाउस होता है आपका पैसा, पैसे का। परिवार, फैमिली, और आप बोलेंगे कैसे। ठीक है। तो जैसे केतु बैठा है ना यहाँ पे, तो केतु ग्रह होता है फिलॉसफी का, डेप्थ की बातों का, गहराई का, और कैची जैसा भी। ठीक है। तो बातों में क्या निकलेगी, गहराई की बातें निकलेंगी या फिलॉसफी निकलेगी, और कई बार कैची जैसी बातें भी निकलेंगी कि जो दूसरों को काट देगी, कितना कितना खड़ा बोलता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन हमें मिलता है। दूसरा, हाँ, केतु कहता है कि जाने दो यार, छोड़ो। ये उसकी फिलॉसफी उस प्लेनेट की, कि केतु कहता है लेट गो कर दो। तो यहाँ पे पैसे के घर में बैठा तो किसे लेट गो करेगा आदमी, पैसे को। कि जाने दो। ठीक है। मतलब इसको और कॉमन वे में समझाऊं तो, यार ये खरीदना है, खरीद लेते हैं, नहीं सोचना ज़्यादा। ठीक है। 10,000 ही रुपए पड़े जेब में, 7,000 का कुछ मिल रहा है, ले लेते हैं। ठीक है। बढ़िया, ठीक और है। जब तक ये करता रहेगा तब तक केतु इसका खुश रहेगा। और ये 11 क्यों लिखा है इसके नीचे? वो उसकी डिग्री है। ठीक है। तो अब वो वाली बात आ गई, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा। ठीक है, कि राशि ने दिल्ली पहुंचा दिया, पर दिल्ली से रोहिणी जाने के लिए हमें डिग्री पता होनी चाहिए। ठीक। डिग्री क्या, इट इज लाइक कि एक हाउस इतना बड़ा है, उसमें हर प्लेनेट को 30 कदम मिले हैं पार करने के लिए, चाहे वो केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो। ठीक है। ठीक है। तो केतु यहाँ पे एंटर किया सेकंड हाउस में, फिर वो 1 कदम, 2 कदम, 3, 7, 8, 10, वो 11वें कदम पे जब था, तब आप प्रकट हो गए धरती पे। हाँ। तो आपकी कुंडली में 11 डिग्री पे आ गया। इससे भी कुछ अफेक्ट होता है? यस, इससे अफेक्ट होता है कि वो किस नक्षत्र में जाएगा। ठीक है। नक्षत्र भी होते हैं ना ज्योतिष के अंदर, 27 नक्षत्र होते हैं, तो डिग्री से पता चलेगा कि वो किस नक्षत्र के किस चरण में आया। ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ठीक जाएगा, है। उस पर अभी हम नहीं ठीक है, जाएंगे। ठीक ठीक है। है। तो ये डिग्री है। डिग्री से पावरलेस है या पावरफुल है ये नहीं पता चलता। ठीक है। अच्छा। पहले मैं जब पढ़ता था ना, जब, तो मेरे मन में ये थी भावना कि शायद डिग्री से पावर पता चलती होगी, लेकिन नहीं, डिग्री से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है कि उस राशि में भी 2 नंबर की राशि है। तो सर ये 12 राशियां होती हैं, उनके नंबर से हम लिखते हैं। हाउसेस के नंबर कभी कुंडली में नहीं लिखे होते। ठीक है। हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है। जैसे ये घर है, ये हमेशा यही रहेगा, चाहे हम रहे ना हाँ, रहें। ठीक है। ठीक। इसी तरह से पहला घर जहाँ एएस लिखा है, दैट इज असेंडेंट, फर्स्ट हाउस, लग्न, हम सबका यही है। बस मैं ये अपनी ऊपर कुंडली भी नीचे हो खोलूंगा, सकता- ठीक है, ठीक तो है। भी फर्स्ट हाउस मेरा वही रहेगा। ठीक पर यहाँ पे मेरी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है, आपके में 1 नंबर लिखा है, किसी और के में 5 या 6 नंबर लिखा हुआ हो सकता है। वो डिसाइड होता है कि ईस्टर्न होराइजन में सन किस राशि में राइज कर रहा था एट योर बर्थ टाइम, ठीक है। वहाँ से डिसाइड होता है वो। ठीक है। सो केतु आ गया सेकेंड हाउस। ठीक है। फिर तीसरा घर आता है हार्डवर्क का, मेहनत का, परिश्रम का। इसे बहुत अच्छा नहीं मानते। ठीक है। इसमें ना बहुत हार्डवर्क, इट इज़ लाइक वो वाला हार्डवर्क नहीं कि एग्जाम दे, समझ गया। लाइफ को कठिन कर देने वाला हाँ। हार्डवर्क। वहाँ पे आपका मून बैठा है। मून इज मन, आपका मन, आपके इमोशंस, और मून मदर भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर मून थर्ड हाउस में है तो मदर ने फादर का रोल प्ले किया है। ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ इतनी हार्ड रही होगी। ओके। और मन में काम चलता है इनके। ठीक है, कि अभी क्या काम कर लूँ, अभी और क्या करना बाकी है। बाकी के लोग आसपास कहेंगे अरे कर तो लिया, चुप रहो थोड़ा। ठीक है। पर ये कहेंगे अरे नहीं यार अभी कहाँ किया है, अभी वो भी बाकी है, वो भी बाकी है। तो ये मून से पता चलता है हमें। मून थर्ड हाउस, नॉट अ गुड पोजीशन फॉर मदर। ठीक है। फिर आया हमारा फोर्थ हाउस आपका खाली है। ठीक है। अच्छा। फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये अच्छी बात है, बुरी है? अभी आप कहोगे कि यार ये घर खाली है, तो इस घर के रिजल्ट बताऊं, लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, घर, घोड़ा, बंगला, एजुकेशन, ये सब फोर्थ हाउस है, सबसे एक्सपेंसिव हाउस है। पर ये खाली है ठीक मेरा। है। पर आपका खाली है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मालिक कहाँ बैठा है। जैसे घर खाली हो जाएगा, इसके मालिक दुबई रह रहे होंगे या कहीं कनाडा रह रहे होंगे, वो बताएंगे कि इस घर का क्या है। अगर वो अमीर होंगे तो घर मेंटेन रहेगा, नहीं तो घर एकदम खंडर बन जाएगा। समझ गया। तो मालिक कैसे पता करते हैं, ये बताओ, ये वाला जरूरी है। नंबर 4 लिखा है ना, तो ये राशि का नंबर है। तो मेष पहली राशि, वृषभ यानी टॉरस दूसरी राशि, जेमिनी मिथुन तीसरी, कर्क कैंसर ये चौथी राशि होती है। इन राशियों के लॉर्ड फिक्स हैं, कि मतलब अगर कर्क राशि की बात आएगी तो उसके मालिक चंद्रमा है। अच्छा। ये फिक्स है ये। ठीक है। तो अब हमें देखेंगे कि चौथे घर के मालिक बैठ गए तीसरे घर में। तीसरे घर में।
ठीक है, चंद्रमा बैठ गया, तो आपकी लाइफ में लग्जरी कंफर्ट इसकी शुरुआत मदर की वजह से होगी। या तो कुछ पैसा देंगी जिससे आप काम शुरू करोगे, या वो सपोर्ट देंगी, या मदर फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई क्योंकि मून इज मदर। समझ ठीक गया। है। फिर आए हम 5th हाउस में, वीनस। यहाँ पे वीनस का बैठ जाना, एक तो प्रपोजल सामने से आते हैं, ठीक है, सामने से आए। आप यहाँ पे बिजनेस प्रपोजल कह रहे हो ना? नहीं नहीं अच्छा, ठीक है, वीनस इज ऑल अबाउट लव, ब्यूटी, अच्छा, रोमांस। हाँ, ये तो बढ़िया ठीक है, सो मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल प्रपोजल, ठीक है, सामने से चल के आते, पता क्यों अट्रैक्टिव लगे। मेरा भी वीनस 5th है आपकी तरह, ठीक है। तो जरूर आपके साथ ऐसा होता होगा कि लोग अट्रैक्ट होते होंगे। अब तो शादी हो गई, खैर। हाँ, अब आप एस्ट्रोनॉमी समझो तो वीनस मरकुरी हमेशा उसके पास है, तो आप कोई भी कुंडली उठाना, आपको हमेशा सूर्य के आगे पीछे वीनस और मरकुरी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का ही प्रतिबिंब आपकी कुंडली बनाई है। ओके, अभी इंटरेस्टिंग है कि सन 6th हाउस में, जुपिटर 6th हाउस में क्या करेगा, ठीक है। सन 6th हाउस में आता है तो सन हमारा फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर की सेवा नहीं कर पाता आदमी, ठीक है, 6th हाउस में। और अगर फादर कई बार होते हैं तो फादर से बनती नहीं, समथिंग फादर का कुछ ना अच्छा नहीं रहता, ठीक है, या तो तबीयत खराब होगी या उनसे दूर रहेगा, ऐसा कुछ होता है। सन 6th हाउस में प्रॉब्लम कहती कहाँ है, आंसू सर कहाँ हो, फिर वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। और ये व्यक्ति बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है। जब किसी से कोई काम नहीं हो पा रहा होता तो कहता है मैं करता हूँ, लेट मी हैंडल, ठीक है। सन 6th हाउस, इनको दवाई खाने में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ठीक है। अगर 15 दिन की दवाई लिखी डॉक्टर ने तो कहेंगे कि 2 दिन खाएंगे, फिर कहेंगे सब ठीक है यार, सब हो जाएगा। ओके, ये सन 6th हाउस में करता है। सन 6th हाउस में बहुत कम उम्र में व्यक्ति पैसे कमाने लग जाता है, ठीक है। मैं बहुत कम से मेरा मतलब 22 साल से 24 साल है, ठीक है, कि इसमें आप अर्न करने लग जाते हो। सन यहाँ पे रोक छोड़ता नहीं है। जुपिटर 6th में बहुत अच्छा बोला गया, ठीक है। इसमें जुपिटर आपका बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपकी बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है। जीव कारक बोला गया है इसको, तो ये जो आपकी हेल्थ रहेगी उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अच्छी रहेगी। 6th हाउस में जुपिटर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है दृष्टि का, ठीक है, कि लेट्स सपोज आप किसी 12 माले के बिल्डिंग है, आप नीचे बीड़ी पी रहे हो, पापा ने देख लिया 12वें माले से, तो फट तो जाएगी आपकी, ठीक है। तो पापा आने की जरूरत नहीं पड़ी पापा को, पापा की दृष्टि ही काफ़ी थी। ऐसे ही हर ग्रह की दृष्टि होती है। तो जुपिटर की 9वीं दृष्टि अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, जैसे हम जुपिटर यहाँ बैठे हैं ना 6th में, यहाँ से 9 काउंट करना है हमें एंटी क्लॉकवाइज। बताइए कहाँ जाएगा? ऐसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु के ऊपर, ठीक है, मनी हाउस, पैसे के ऊपर। तो जुपिटर देवगुरु बृहस्पति हमेशा धन के भाव को देख रहे हैं, तो क्या होगा, पैसा आ ही जाएगा। फिर से वही बात हो गई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा। और एक चीज़ और होती है इसमें, जब ये व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में फंसता है ना, तो सोल्यूशन आ जाता है एंड में, एक निकल जाता है वहाँ से, कैसा कुछ होगा कि वो वहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसा होता है जुपिटर 6th हाउस में। हालांकि ये कंबस्ट है तो शायद आप बहुत रिलीजियस ना हो। ये सी का मतलब, हाँ कंबस्ट होता है। कंबस्ट मतलब कोई भी, सन इज अ वेरी बिग बॉडी, सूर्य बहुत बड़ी बॉडी है, उसके आगे ये सब छोटे छोटे लगते हैं। तो जब भी हम एक बहुत बड़ी सी टॉर्च जला दें और हम चले जाएं उसके आगे, तो हम नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये उसी समय आपका जन्म हुआ था। अच्छा। जब जुपिटर सूर्य के इतने पास चला गया था कि वो अर्थ से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा था, पर वो वहाँ था, ठीक है, बस दिख नहीं रहा था। तो कुंडली में सी या फिर आ लिखता है, हिंदी की कुंडली में आ लिख जाता, अस्त कहते हैं, जैसे कॉमन भाषा में कहते हैं ना कि तारा डूब गया, ठीक है, तो उसका ये मतलब होता है कंबस्ट हो गया प्लेनेट। तो ये बहुत रिलीजियस नहीं बनने देता, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है कि जय जय माता दी ये वाला सिस्टम हो जाता है, पर घंटी बजाने वाला सिस्टम नहीं रहता। फिर हम आए 7th हाउस में। आप मांगलिक हैं, बधाई हो आशु सर, आप मांगलिक हैं। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मांगलिक व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत कोई और नहीं कर सकता। मांगलिक मतलब आपके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मंगल की एनर्जी क्या है? फिरोशियस, एम्बिशियस, एंगर, गुस्सा भी तेज होता है इनका, ठीक है। और मांगलिक व्यक्ति को आप देखोगे तो इसकी अपने स्पाउस को लेकर एक पर्टिकुलर वो होती है कि मुझे ऐसा स्पाउस चाहिए जो वर्किंग हो, जो मेरे साथ काम करे, मुझे घर में बैठाने वाले नहीं चाहिए। कोई भी बड़ी चीज़ है लाइफ में, अगर देख लिया, सोच लिया, तो लाइफ में आ जाती है, क्योंकि ये मेहनत सच में चाहिए। तो मुझे भी लग्जरी एंड ऑल हर किसी को चाहिए, पर मांगलिक इंसान सच में मेहनत करता है, ठीक है। तो आप मांगलिक हैं। मांगलिक कैसे पता चलता है, ठीक है? कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 में से 12th
फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, इसमें अगर आपका मंगल बैठा है तो ज्योतिषों ने कहा आप मांगलिक हैं, ठीक है। सो मैंने कहा बधाई हो आप मांगलिक हैं, क्योंकि ये आपको एम्बिशियस बनाएगा, आपको ना सस्ते में सेटल नहीं होने देगा। हाँ, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दे देता है, उसको ओवरकम करने के लिए आप जिम जाओ, आप अपना गुस्सा वहाँ चैनलाइज कर लो, ठीक है, वो एंगर वहाँ चैनलाइज कर लो। या जैसे आपके बिजनेस हाउस में बैठा है तो बिजनेस में चैनलाइज कर लो। 7th हाउस इज बिजनेस हाउस, मैरिज हाउस, ठीक है। मेरी वाइफ भी मांगलिक है वैसे। हाँ, यही बोला गया ना कि एक मांगलिक का जो मेंटेलिटी वो दूसरा मांगलिक ही समझेगा, तो इन दोनों को साथ में शादी करा दो इन दोनों की, ठीक है। ये बोला हमारे एंसेस्टर्स ने। अब मरकुरी यहाँ पे बैठा, मरकुरी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मार्स, ठीक है। तो मरकुरी मार्स बहुत बड़ा दुश्मन है एक दूसरे के, और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है सो इस बेबी में प्रॉब्लम आती है। जैसे आप मेल हैं तो आपके अदर हाफ को बेबी में प्रॉब्लम आएगी, उनकी मम्मी को भी आई होगी, यानी कि जो बच्चा आपका होगा उसकी नानी को, ठीक अच्छा, है। मुझे पता नहीं है इस आप बारे में, क्या पूछना, बताइए। ठीक है, फिर मैं आपका फीडबैक डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन हो जाता है कई बार, या कई बार आईवीएफ फेल हो जाते हैं, एबॉर्शन तो हुए हैं शायद, हाँ। और 2 होते हैं, ठीक है, 2 बार ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, फिर बेबी आता है। तो ये मार्स मरकुरी साथ में परेशान करता है। आपकी कोई सिस्टर है? नहीं, अगर सिस्टर होती तो बहुत परेशान होती। मतलब कजन सिस्टर है, हाँ। नहीं नहीं, रियल सिस्टर, ठीक है। सो मार्स मरकुरी कहते हैं भाई परेशान, बहन परेशान, ठीक है। तो बहन की मैरिड लाइफ या करियर परेशान होता, ये दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाते यहाँ पे। फिर आया आपका राहु, राहु गया आपके 8वें घर में। मैंने राहु के बारे में बहुत नेगेटिव सुना हुआ है। थोड़ा सा हैवी हो ऐसा, अच्छा। ठीक है। राहु क्या है ना, राहु चलती हुई गाड़ी में रोड़ा है। अच्छा। और राहु, आप बेसिकली राहु हो, जो काम आप कर रहे हो ना वो राहु ही कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। कुछ नया करना, जो अभी तक नहीं हुआ है मार्केट में वो कर देना। और ये हमेशा आप करोगे जब तक राहु 8वें घर में बैठा है। और जिनका राहु 8वें घर में बैठा होता है वो अंत में अपना खुद का काम करते हैं, ठीक है। वो जो देख रहे हैं, जो समझते हैं, वो कमेंट करके बता देंगे। राहु 8वें घर में एक फनी बात है कि शादी में कुछ झूठ बोला जाता है इनसे, किसी छोटी सी चीज़ को लेकर। उन्हें मुझसे बोला जाता है। हाँ, आपसे ससुराल वाले कुछ छोटा सा झूठ बोलेंगे, बोला, ठीक है। इनके सामने कोई रहता नहीं है, ठीक है। और अगर इनके सामने कोई रहेगा तो उसकी हालत ठीक नहीं होगी। मेरे घर के सामने? हाँ, मेरे घर, आपके घर के सामने। जैसे आप ये घर देख रहे हो, इस घर के सामने आपको कुछ नहीं दिखेगा, हाँ, ठीक है, अभी खाली है। वैसे तो रहते हैं, ठीक है। आप फ्लैट में रहते हो? मतलब बिल्डिंग है एक, हाँ, उसमें आगे भी एक बिल्डिंग है। तो जो भी रहेगा राहु 8वें के सामने, उसके बेबी बॉय से प्रॉब्लम होगी, इशू होगा, या तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे मेरा राहु 8वें में है तो मेरे कानपुर वाले घर में कोई नहीं रहता, यहाँ भी कोई नहीं रहता, और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ रहने वहाँ सामने कोई नहीं रहता। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, मेरी जो बिल्डिंग है उसमें आगे वाला जो हमारे बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 2 घर हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो मेरा फ्रंट क्या माना जाएगा? आपका फ्रंट माना जाएगा जो गेट के सामने है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए किसी को, और रह रहा है तो वो ठीक नहीं रहेगा। आज पूछना आप जाके उनसे, ठीक है, कि क्या चल रहा है घर में, ठीक है। बढ़िया। एक और है राहु की इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, कि जब भी बेड टाइम आने वाला होता है बाथरूम खराब हो जाता है, ठीक है, या घर में सीलन आ जाती है बाथरूम के आसपास, ठीक है। बाथरूम खराब मतलब कि कभी प्लम्बिंग इशू आ गया, कभी लाइट खराब हो गई, कभी कोई टाइल का टुकड़ा टूट गया, ठीक है, कभी कुछ हो गया बाथरूम में, कोई भी बैड न्यूज़ आने वाली होगी, सबसे पहले बाथरूम खराब होगा। अभी एक मूवी देखी थी मैंने इसके ऊपर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी ऐसा होता है कि उसके लाइफ में जब जब प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके घर के कोने पे सीलन आ जाती है। वो इसी कंसेप्ट को दिखाया होगा उन्होंने। अच्छा, मुझे नहीं पता, पर ये राहु 8वें की कहानी है, ठीक है। राहु 8वें घर में इंसान इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बनाने के काबिल हो जाता है, ठीक है, कि बात वो इतनी ही है, पर उसको ऐसे दिखाया, ऐसे जताया। और सर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट आ जाएगा बहुत दिनों में, बहुत जल्दी। राहु 8वें में नहीं छोड़ता, ठीक है। शनि 11वें में दोस्त नहीं बचते, दोस्त नहीं बचते, हाँ, दोस्त नहीं बचते। पर आपका शनि देखो 0 डिग्री लिखा है, इसका मतलब वो 11वें में नहीं गया, वो एक हाउस पीछे ही रह गया। अच्छा, क्योंकि मैंने डिग्री का बताया ना आपको, 1 2 यहाँ से शुरू किया, तो 11 में वो जा ही रहा था तब तक आपका जन्म हो गया। तो एक्चुअल में वो आपको 10th हाउस के रिजल्ट देगा। 10th हाउस के रिजल्ट, जॉब नहीं टिकेगी। सैटर्न 10th हाउस, जॉब नहीं टिकती, ठीक है। एक जगह 2.5-3 साल में चेंज हो ही जाता है। मैंने वैसे कभी जॉब की ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए नहीं किया आपने, ठीक है, क्योंकि सूर्य यहाँ 6ठे में आपसे बिजनेस करवा रहा है, मंगल 7वें में बिजनेस करवा रहा है, राहु 8वें में बिजनेस, तो 3 तो आपके बिजनेस के योग हैं, ठीक है। जॉब का अगर मैं देखूं तो सैटर्न वहाँ कह रहा है कि करते भी तो टिकती नहीं। तो ये है इसमें। अब जैसे उसमें आप सैटर्न में आर देख रहे हो,
ठीक है। आर मतलब रेट्रोग्रेड, वक्री, यानी कि प्लेनेट उल्टा चल रहा है तब आपका बर्थ हुआ, जो कि एक्चुअल में कभी नहीं होता, ठीक है। कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता, वो हमेशा उसी राउंड फिर में। ऐसा क्यों? ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है, कि धरती से देखने में हाँ, ऐसा जब बहुत पास आ जाता है तो हमें लग रहा होता है कि वो अपनी स्पीड स्लो समझ कर गया, रहा है, समझ गया। तो उस समय के टाइम को रेट्रोग्रेड बोला गया। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ज्योतिष की भाषा में 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो जैसे शनि, नॉर्मल शनि अगर आपके 10वें घर में बैठे तो जॉब में टिकने नहीं देता, पर रेट्रोग्रेड शनि बिकॉज इट इज़ मोर पावरफुल, और आपने कहा भी कि जॉब नहीं की मैंने कभी, तो जॉब करने ही नहीं दी, क्योंकि उसको है कि करने ही दूंगा। और यहाँ से भी शनि सीधे देखेगा आपके, हर प्लेनेट सीधे देखता है, एवरी प्लेनेट। कुछ प्लेनेट को स्पेशल एस्पेक्ट भी मिलता है। तो ये मून को देख रहा है? नहीं, यहाँ से अभी 0 डिग्री में कहूँगा, एक हाउस पीछे से देखो आप इसको, अच्छा। ठीक है। वो कुंडली में सॉफ्टवेयर वाइज आगे चला गया, हाँ, समझ यहीं गया, पे एक समझ गया। एस्ट्रोलॉजर का फर्क आ जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक अभी मैं 11वें घर की बातें बताऊं, जैसे दोस्त नहीं मिलेंगे अच्छे, मिलेंगे तो टिकेंगे नहीं, हमेशा दारू पीने के लिए बुलाएंगे, ठीक है, तो शायद आप उतना ना रिलेट करो, ठीक है। पर 10th हाउस से आप रिलेट कर जाओगे। 10th हाउस से ही अगर हम इसका एस्पेक्ट भी देखें तो ये 4th हाउस पे, मदर के हाउस पे जाता है। फिर वही बात आती है कि मदर ने हार्डशिप फेस की होंगी लाइफ में अपनी, ठीक है। अब देखो, ये है जर्नल प्रीव्यू आपके चार्ट का। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था लॉर्डशिप का, ठीक है, कि मालिक कौन, किसका मालिक। तो मैं यहाँ डाल दूंगा कि हर नंबर का एक मालिक होता है, हर नंबर का मालिक से मतलब हर राशि का मालिक है। तो जैसे आपका मनी हाउस कौन सा था? मून वाला? नहीं, मून नहीं था। मनी हाउस भूल गया, वीनस था। सेकंड हाउस। अच्छा, केतु, हाँ हाँ, ठीक तो है। आपके धन के भाव में केतु बैठा है, पर मालिक नहीं है उसका। मालिक वो होगा जो राशि का मालिक है। मैं ये बात नहीं समझा, क्या? जैसे राशि लिखी 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर राशि का जो मालिक होता है वो आपके सेकंड हाउस का भी मालिक है। केतु वहाँ किराएदार है, ठीक है, रेंट भर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस घर में कोई किराएदार रह रहा है और मालिक दुबई रह रहा है, ठीक है। तो वैसे आपके मनी हाउस का लॉर्ड वीनस है, ठीक है, बैठा है 5th हाउस में। 5th हाउस हमारे संतान का घर भी होता है, तो आपका धन आपकी संतान से लिंक है। वीनस आपका स्पाउस होता है, तो आपका धन आपके स्पाउस से भी लिंक है। तो क्या होगा, जब शादी हुई तो ज़्यादा कमाया, शादी के बाद जब बेबी आएगा तो भी ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो और आपका है बेबी है? हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ जी। लड़का लड़की? लड़का। ठीक है, बॉय है आपका, ओके। तो आपका जो बेबी है फर्स्ट चाइल्ड है? हाँ जी, हाँ, तो ये 5वें घर से पहला चाइल्ड देखा जाता है, ठीक है। ठीक है। तो 5वें घर के मालिक सूर्य है, तो बड़ा वैसा निकलेगा आपका बच्चा, ठीक है, सूर्य जैसा, ठीक है। अच्छा। मेरी चलनी चाहिए, ठीक है। अपुनिज भगवान है टाइप वाला, ठीक है। ठीक है। सो ये ओवरऑल एक छोटा सा व्यू। अभी जैसे मैंने कहा ना, मनी हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा 5th हाउस में। 5th हाउस इज इंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिविटी। तो मनी लिंक हुई इंटरटेनमेंट से, क्रिएटिविटी से और एजुकेशन से। 5th हाउस इज एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है, और छोटे बच्चों की एजुकेशन 5th हाउस है। 9th हाउस जो आप देख रहे हो वो PhD या फिर हमने बैचलर्स करी वाली एजुकेशन 9th हाउस है। तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने शायद आपकी स्टोरी जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जिस दिन आप ये सब्जेक्ट सीखोगे ना, तब आपको यही लगेगा कि ना मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ जो हुआ ये 12/9/12 में था, और सच में ये होता ही है। कोई और सवाल आपका इसमें आ रहा? हाँ, मतलब जैसे विद टाइम ये चेंज हुआ? मतलब नहीं, ये कभी नहीं चेंज होगा आपके जीते जी, क्योंकि आपका ये वो फोटो है जब आप पैदा हुए ये थे। नहीं, हाँ, ये कंसेप्ट जैसे अभी आपने कहा कि ये वाला 9th के लिए या छोटे बच्चों के लिए, हाँ, और ये वाला बड़े के लिए। बट जब कुंडलियाँ बनती थी तो शायद ऐसा नहीं होता कि छोटा बड़ा। नहीं, ऐसा हमेशा से ऐसा था। अच्छा। वो पता नहीं होता था लोगों को, हाँ। ठीक है। विद टाइम अवेयरनेस ज़्यादा आई है, विद टाइम ये बाइफर्केशन ज़्यादा आ गया। जैसे इसी कुंडली में आपके बच्चे के बारे में भी, आपके स्पाउस के बारे में भी, मम्मी के बारे में भी, सबके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। वो पढ़ने की अवेयरनेस विद टाइम आई है, पर कॉन्सेप्ट थे नहीं क्या? कॉन्सेप्ट हमेशा से थे, कॉन्सेप्ट सदियों से थे, जो कि किताबों में लिखे जा चुके थे। इसीलिए ये सब्जेक्ट कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार इसको कोई पढ़ेगा नहीं, ये तो ओल्ड हो गया या पुराना हो गया है। ये आज भी रेलेवेंट है और हमेशा रेलेवेंट रहेगा। सो ये हुआ विद टाइम इसके साथ। जैसे इस कुंडली में अगर कुछ मतलब मान लो प्रॉब्लम है जो आप मुझे लेटर से पहुँच अभी बता नहीं रहे हो, तो और मैंने देखा है कि लोग उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं, वो सही होता है? कुंडली में जो प्रॉमिस लिखे हैं वो पूरे होंगे, उसे कोई नहीं बदल पाएगा। जैसे लिखा है कि मनी एंटरटेनमेंट क्रिएटिविटी से जुड़ेगी तो जुड़ेगी,
ठीक है, चाहे वो जैसे जुड़े, ठीक है। जब तक आप जिस दिन आपने अपने पढ़ाने में फन या क्रिएटिविटी निकाल दी ना, तो वो मनी कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब तक आप कुंडली की बात मानोगे तब तक सब अच्छा चलेगा, बेहतर से बेहतर चलेगा। पर क्या आप कुछ बदल दोगे किसी उपाय से? नहीं। जब हमें मिर्च लगती है ना, तो हम मिर्च का कड़वापन नहीं बदल सकते, पर हम गुड़ खा लेते हैं ताकि मीठा मिल जाए, हमें लड़ने की ताकत मिल जाए। उपाय ऐसे काम करते हैं। जब आमतौर पे हम सुनते हैं शनि की 7:30 में हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। क्यों? हनुमान चालीसा से हमें लड़ने की ताकत मिलती, करेज मिलती है, बल बुद्धि साहस के देवता हैं। तो आप वो प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, आपको प्लानिंग करने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको ये पता हो जाए प्लानिटरी उससे कि यार अगला साल मेरा बहुत ख़राब जाने वाला है, तो आप सेविंग्स अभी से कर लोगे, मेडिकल इंश्योरेंस खरीद लोगे जो नहीं खरीदे थे आपने, क्योंकि अगले साल अगर चोट लगनी है तो लगेगी, हॉस्पिटल जाना है तो जाना है, कोर्ट केस होना है तो होगा ही, ठीक है। ये सब होगा आपके साथ। आप उससे लड़ने के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हो, तैयार हो सकते हो। जैसे आपका सन है ना 6th हाउस में, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट सेल्फ इमेज, कि मेरी एक इमेज है पर्टिकुलर, यही सामने पोर्ट्रे होनी चाहिए, ठीक है। कोई गलत ना समझे मुझे। इसके लिए आप लीगल और सारे प्रिकॉशन लेते हो, वीडियो 4 बार खुद देख लेते हो, ठीक है, कि यार कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। ये क्या है? ये तो आपको वक्त ने सिखाया। पर सूर्य छठे घर में जुपिटर के साथ है, कोर्ट केस तो होंगे, ठीक है, हो रखे हैं सर। हाँ जरूर होंगे कोर्ट केस। पर वही जुपिटर छठे घर में, वहां से निकल भी आओगे आप, कभी वो बहुत बड़ी हेडेक नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपको अंत में कोई ना कोई हेल्प भी मिल जाएगी और वहां से निकल भी जाओगे आप। आपने सुना होगा दशा होती है, ठीक है, मेरी राहु की दशा चल रही है, मेरी शनि की महादशा चल रही है, मेरी बुध की अंतरदशा चल रही है। तो ये एक दशा सिस्टम होता है पूरा, ठीक है, जो ये डिसाइड करके बताता है कि अच्छा अभी शनि का टाइम चल रहा है, तो शनि जहाँ बैठे हैं, जहाँ देखेंगे, उसके रिजल्ट आपको इस टाइम तक मिलेंगे, ठीक है। जैसे कोर्ट केस का किसी की कुंडली में हो सकता है, पर कब होगा ये बताना इंटरेस्टिंग है, और इसी को प्रेडिक्शन बोला जाता है। अभी जो मैंने किया उसको क्या कहेंगे? उसे लेमैन लैंग्वेज में कुंडली एक्सप्लेन करना बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये पार्ट ना, जैसे मेरी जो ऑडियंस है उनको मोस्टली सबको आता है, ठीक है, ठीक है, वो सीख गए हैं ये सारी चीज़, ये बेसिक हो गई हैं अब हमारे लिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट आता है प्रेडिक्शन में। अब प्रेडिक्शन में कि बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर फिर अच्छा खासा एनालिसिस लगता है। अच्छा। उसी बात के एस्ट्रोलॉजर पैसे लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा, आपने फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, हमने ये पढ़ा, इसकी मास्टरी है, ये भी अपने आप में साइंस है, तो उसके चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है। गलत क्या है इसमें और किसको नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुंडली दिखाने और के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ क्योंकि आपकी ऑडियंस आएगी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आप पहला सवाल यही पूछोगे 12th में कितने नंबर आएंगे। कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मत पूछना कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, 12th में कितने नंबर आएंगे। मुझसे पूछते हैं बच्चे, मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हाँ कह दूँ कि अरे तुम तो पास हो जाओगे, तो आए तो 90% ना आए, तब भी तो आपके मन में आ सकता है अब आना ही है तो पढ़ाई क्यों करूँ, सही, ठीक है। और मैं ना कह दूँ तो डिमोटिवेट हो जाओगे। पर वैसे आपको पता होगा। हाँ, वैसे मुझे पता होगा कि इसका मनचाहा कॉलेज इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका कई बार ना हमें लग रहा होता है ना कि हमारे लिए यही बेस्ट है, बट यूनिवर्स को आपसे ज़्यादा पता है, ठीक है। तो ये हो गया गो विद द फ्लो, जो हो रहा होने दो। जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पापा हवाई चप्पल पहनते हैं तब तक तो बिल्कुल किस्मत में मत मानो, तब तो सिर्फ कर्म ही कर्म है आपके लिए और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो जब लाइफ में कई सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बेबी हो जाते हैं, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, नहीं समझ में आ रही है, आपको कभी स्पिरिचुअल आंसर चाहिए, तब आइए आप, तब पूछिए, तब कुंडली दिखाइए अपनी, वहाँ पे ही आपकी हेल्प करेगी। बचपन में स्टूडेंट लाइफ में तो कहा गया है कि वो काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है। तो ये 5 लक्षण तो आपको करना ही है। काक जैसी चेष्टा, यानी कि जो चाहिए उसी पर फोकस, ठीक है। बगुले जैसा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और डॉग जैसी नींद होनी चाहिए आपकी, कि नहीं खा लिए तो फुला के सो रहे हैं, ठीक है, वैसा नहीं करना है। अल्पाहारी कम खाओ और घर से दूर रहो, मतलब घर के कंफर्ट से दूर रहो, ठीक है। हमारे टाइम में तो कोचिंग होती थी, उसमें एसी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब तो आप लोग जब कोचिंग बनाओ तो एसी पहली चीज़ है जो सही बात है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ पे। तो ये होता है चार्ट। और कोई मन में सवाल आ रहा है आपके? हाँ, मैं वो जानना चाह रहा हूँ अगले साल क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ये स्क्रीनशॉट आपकी कुंडली का है, ठीक है। मुझे आपकी अब दशाएं खोलनी पड़ेंगी कि आशु सर अभी किस दशा में चल रहे हैं। सर जैसे अगर मान लो ये मेरी कुंडली है और आपने 5 साल का जब मैं था तब आपने मुझे ये सब बताया, फिर लेकिन मेरी शादी हुई, तो जिससे हुई क्या वो ये सब बदलता होगा इंसान का, दूसरे इंसान का? नहीं, आपकी कुंडली के प्रोमिसेस नहीं बदल देगा, ठीक है। कुछ ऐड ज़रूर कर देगा, ठीक है। कुछ माइनस
एक्टिवेट कर देगा कुछ चीज़ें। जैसे मैंने कहा ना, मनी इज लिंक्ड विद वीनस, वीनस इज स्पाउस, ठीक है। तो पैसा स्पाउस के पास ज़्यादा ही देखा होगा आपने, ठीक है। और जब तक आप जितने फीमेल स्टाफ के साथ काम करेंगे, फीमेल टीचर्स के साथ काम, वो लकी साबित होंगी आपके लिए, ठीक है। कि महिलाएं जितनी आई, या इवन जो गर्ल स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा मिलेंगी आपको बॉय स्टूडेंट से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं फीमेल का बहुत बड़ा आपके लाइफ में रोल रहेगा। अब इसी को अगर मैं रिलीजन से जोड़ूं तो मैं कह दूंगा आप देवी माँ की पूजा ज़रूर किया करिए, अच्छा, ठीक है। ठीक आप माँ दुर्गा की ज़रूर पूजा करिए, वैष्णो देवी ज़रूर जाया करिए, क्योंकि पहले भी वो आ रहा है आपके लग्जरी के घर के मालिक मून है, वहाँ से भी माँ आ गई, फिर आपके मनी का भी लॉर्ड वीनस आ गया, फिर से फीमेल आ गई। तो मैं ये सब कह सकता हूँ आपसे, ठीक है। दवाई खाना पसंद है फिर आपको? खा लेते हो नहीं, पता बहुत कम। सन सिक्स था मेरा। आपकी मेरी पता है क्या क्या मैच होता है, ठीक है। मेरा भी केतु सेकंड हाउस है, वीनस फिफ्थ हाउस है, सन सिक्स्थ हाउस है, राहु एट्थ हाउस है, ठीक है। बस राशियां अलग हैं, ठीक है। तो जैसा आपका, इसे हम कहेंगे मेष लगन की कुंडली है। मेष क्यों लगन। कहेंगे? क्योंकि लगन फर्स्ट हाउस होता है, मेष पहली राशि है, तो मेष लगन। मेरी कुंडली को कहेंगे कुंभ लगन की कुंडली है। आपको ऐसा कभी होता है कि सपने आए सच हो गए, वियर्ड से सपनों में इंट्यूशन आ गई? सपने आते हैं लेकिन आज तक वो मतलब ऐसा हुआ नहीं कभी, क्योंकि मुझे सपने तो बहुत ही गंदे आते हैं। कभी किसी ने, इंट्यूशन मिलती है आपको लोगों से मिलकर, पता चल जाता है आदमी सही है खराब है कैसा है, फिर वैसा ही नहीं, निकलता है। मेरी जजिंग हमेशा गलत रही है वैसे। इंट्यूशन गलत मेरे है ब्रदर तो की आप हमेशा ध्यान नहीं सही रही है। लगाते, इसका मतलब हाँ, नहीं लगाता। ध्यान नहीं लगाते, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन हाई होनी चाहिए। पर वो क्या होगा, कब मेरी इंट्यूशन है कब मेरा थॉट है, हाँ, उसमें फ़र्क करने के लिए ध्यान लगाना आना चाहिए इंसान को। ध्यान लगाना मतलब एक कमरे में बैठो और मेडिटेशन। हाँ, ब्रेथ मेडिटेशन, ठीक ठीक है। है। जैसे क्या होता है ना, अभी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँ तो जिसने बहुत पढ़ लिया होता है उसको एंजाइटी हो जाती है। बिल्कुल। एग्ज़ाम हॉल में जाता है, कहता है मैं सब भूल गया, हम्म, ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एंजाइटी क्यों आती है? क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा। मन हमेशा बुरी चीज़ों में या बुरी आदतों में सबसे ज़्यादा लगता है, बिल्कुल सही ठीक बात है। तो ध्यान लगाने का मतलब होता है कि मन तुम मेरे कंट्रोल में हो। आपको एक अच्छी सी स्टोरी अगर समझाऊं, आपने बचपन में वो सुना होगा ना कि जो भगवान इंद्र हैं, कोई भी महर्षि ऋषि तपस्या करते थे तो उनका सिंहासन डोलने लगता था। फिर वो मेनका रंभा ऐसी अप्सराओं डांस को करते, भेजते थे हाँ, हाँ। ताकि इस ऋषि का ध्यान टूट जाए, क्योंकि उनको लगता था ये अगर ध्यान लगा लेगा तो ये इंद्र बन जाएगा। इंद्र मतलब द वन हु हैज़ कंट्रोल ऑन फाइव सेंसेस। तो ये इंद्रियां हैं हमारी, आँख है, नाक है, कान है, जीवा है, स्किन है, ये इंद्रियां हैं। हम इनके सुख में भागते चले जाते हैं। जो ध्यान लगाता है वो इन पे कंट्रोल कर लेता है कि मैं क्या देखूंगा, मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या खाऊंगा, ठीक है, क्या सुनना है मुझे, वो उनको कंट्रोल कर लेता है। वो भटकता नहीं है, वो इंद्र बन जाता है। लेकिन जब भी आप ये कोशिश करोगे इंद्र बनने की तो रंभा आएंगी, मेनका आएंगी आपको डाइवर्ट करने, डिस्ट्रैक्ट करने। इसलिए जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठोगे ना, हमेशा आपके वल्गर थॉट्स, गंदे थॉट्स ये आपके मन में आते हैं ताकि आप भटक जाओ, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस है, कुछ नहीं करना होता इसमें, बस अपनी सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है इसको ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है। एक बड़ी अच्छी इस पर शास्त्र लिखा गया है, विज्ञान भैरवी तंत्र, ठीक है, जिसमें वहाँ पे बताया है कि 112 तरह की मेडिटेशन की टेक्निक होती हैं, 112, ठीक है। इनमें से कोई एक कर लो आप लाइफ में। ये कोई किताब है? हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र, ठीक है। हिंदी में है ये? हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है, इसके कई सारे वो कमेंट्री करी है कई लोगों ने, अच्छा। ठीक है। तो आप पढ़ना है इसको, ठीक है, अच्छी किताब है। तो जैसे अभी अगर मैं आपकी दशा देख रहा हूँ तो 2012 से आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है, 2028 तक चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सिक्स्थ हाउस में जुपिटर बैठा है, ये अभी एक्टिव हो रखा है, इसका ने अपना टाइम आ गया, ये ऐसा बोल रहा है कि मेरा टाइम आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं तो जहाँ बैठा हूँ इसके फल भी दूंगा, और जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है उन सबके फल दूंगा, जो मेरे आसपास भी बैठा है उसके फल भी दूंगा, मैं हर तरह से मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तो ये 2012 से 2028 ऐसा रहा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जनवरी 2025 में आपकी जुपिटर की महादशा थी और मंगल की अंतर्दशा आ गई, जो कि इस साल चलेगी पूरे साल, ठीक है। तो इस साल 2 प्लेनेट, अच्छा महादशा समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। महादशा यानी कि लार्ज पीरियड ऑफ योर लाइफ। जैसे शनि की महादशा 19 साल चलती है, ठीक है, 19 साल लंबी टाइम, ठीक है। जुपिटर की महादशा 16 साल चलती है, ठीक है, लंबा टाइम है, ठीक है। फिक्स है इनके टाइम भी। जैसे शुक्र की दशा सबसे बड़ी होती है 20 साल की, 20 ईयर्स।
तो महादशा, अब 20 साल की प्रिडिक्शन मैं करूं तो कुछ भी कह दूं उसमें, सही बात सब हो जाना है। सही बात है। ठीक है कि इस 20 साल में शादी भी होगी, बच्चे भी हो जाएंगे, काम भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ये लेमैन हो गया, ये बर्ड आई व्यू हो गया। इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए इसी के अंदर छोटे टाइम पीरियड की दशाएं होती हैं जिन्हें हम अंतरदशा कहते हैं। तो हो गया कि जैसे आपकी जुपिटर की चल रही है 2012 से 28, लंबा टाइम पीरियड है। इसके अंदर इस साल क्या चलेगा, ये दूसरा प्लेनेट आ जाएगा यहाँ पे, जो कि 1 साल या 1.5 साल का होता है। तो अब मंगल चल रहा है आपका, जो कि जनवरी 2025 में शुरू हुआ, ठीक है, और दिसंबर 2025 तक चलेगा। अब हमें कुंडली में देखना होगा कि मंगल क्या क्या कर रहा है आपके लिए, क्योंकि मंगल इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन गया। ठीक है, क्योंकि वो इस साल आया है सिर्फ। बाकी आपके लिए जुपिटर तो था ही। पहली चीज़ मंगल कहेगा प्रॉपर्टी, तो इस साल कहीं प्रॉपर्टी लेने का आपका योग बनेगा। ठीक है, जनवरी से शुरू हो चुका है। ठीक है, चल रही कोई बात? हाँ, हमने जनवरी में ही लिए। ठीक है, ये मंगल का एट्रीब्यूट है कि वो प्रॉपर्टी दिलाएगा जब वो जुपिटर के साथ आ चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, आपकी वाइफ को ब्लड रिलेटेड कोई इशू होगा या फिर वाइफ जिम जाना शुरू कर देंगी। ठीक है ठीक है, ठीक है। कुछ हुआ इसमें? हाँ हाँ, जिम जाती है वो। हाँ, तो ठीक है, तो ये रेमेडी है ये एक्चुअली। ठीक है। तो अगर नहीं जाएंगी तो बीपी हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया। अगर जिम चले गए तो ये क्या किया उन्होंने, रेमेडी कर ली। क्योंकि अब ऑफकोर्स सी बात है, जिम जा रहा है इंसान का, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, वो अच्छी डाइट का आ रहा है, तो वो बच गया इस चीज़ों से। ठीक है, ये चीज़ है। उनको चोट भी लग सकती है, समथिंग रिलेटेड विद ब्लड, कोई हाथ में लग गया, बैंडेज लगाना पड़ गया, मैं ज़्यादा उसमें नहीं डराऊंगा कुछ। ठीक है, पर समथिंग रिलेटेड विद हो जाएगा उनको। ठीक है, दूसरा बेबी प्लान करने का ये सही टाइम नहीं है। नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर वही मंगल सर्जरी करा देता है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, समथिंग लाइक। तो वो दिसंबर के बाद अगर आप प्लान कर रहे हो तो दूसरा बेबी आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया मंगल की बातें। अभी मंगल यहाँ बैठा है मरकुरी के साथ, ठीक है, बुध के साथ बैठा है, दिस इज़ नॉट गुड। लेकिन आपकी सिस्टर नहीं है तो आप बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक चीज़ होगी कि आप ना या तो आपकी नींद, अब आप देर से सोना शुरू कर दोगे, वो तो है ही। हाँ, ठीक है, या फिर आप खर्चों पे कटौती करने वाले हो। ठीक है। आप क्या करें, क्योंकि मंगल यहाँ से कि आपके सेकंड हाउस को देख रहा है ना, मंगल खर्चों पे कटौती करता है कि यार अभी ना थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर लेते हैं आंसू, हैं, ऐसा कह सकते हो आप अपने आप को। ठीक है, और मनी मैटर वैसे कुछ खास नहीं, इवन अच्छा ही है। ठीक है, पैसे थोड़े से स्लो डाउन आप फेस कर सकते हो मार्च अप्रैल मई में, उसके बाद से ठीक जाएगा आपका, स्लो डाउन वाले के बाद। ब्रदर से अच्छी बना के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रदर कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे जो कि आपको नहीं पसंद आएगा। ठीक है, और आप कहोगे नहीं यार इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, जबकि वो बहुत पैशनेट होंगे। इवन हो सकता है कि आपको डांट भी दें, बड़े भाई है ना। हाँ, तो डांट भी दें आपको, क्या होगी, तुम्हें नहीं पता, मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ नहीं देख पा रहे हो तुम। तो कुछ एक ऐसा आइडिया या तो लेकर आ चुके हैं या तो लेकर आएंगे, मुझे मान लेना है, वो मान ले, आंख बंद करके मान लेना है। आपकी कुंडली ऐसी है ना कि बड़ा भाई कहे कि कूद जाओ आंसू यहाँ से, तो बस कूद जाओ। ठीक है, उसमें भला आप ही का है। ठीक है, तो अभी भी इस साल क्योंकि मार्स एक्टिव है तो बड़े भाई की तरफ से ही कुछ आने वाला है आपके लिए। ठीक है, हाँ, इस साल सितंबर में कोर्ट केस फिर से कोई छोटा मोटा होगा आपके ऊपर, अगस्त सितंबर दोनों में। और जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। कोर्ट केस तो आपके बहुत जगहों से हैं। हाँ, बहुत सारे, 400 वीडियोस की वजह से ही हैं। अच्छा, वो अभी चल रहे हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। हाँ, ये सब कभी कुछ होगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं आपका। ठीक है, पैसा खर्च होगा, बस पैसा खर्च होगा आपका। ठीक है, देखो कैसे है, कोर्ट केस का जो हाउस होता है ना, एक तो मंगल कोर्ट केस का मालिक है, सारी भी जितनी डिफेंस लीगल कानून वानून सब है मंगल है। ठीक है, तो वो मालिक है उसका। ऊपर से 6th हाउस होता है हमारा कोर्ट कचहरी का। छठे घर के मालिक आपके बुध हैं जो मंगल के साथ ही बैठे हैं। ठीक है, तो मैं तो मालिक ही हूँ कोर्ट कचहरी का, और जो जिसके पास डिपार्टमेंट गया आंसू सर के लिए वो भी आ गया मेरे साथ, तो अब दोनों चलो मिलके कुछ प्लानिंग करते हैं। ठीक है, 7th राशि में बैठा है लिब्रा। ठीक है, तो लिब्रा बैलेंसर राशि होती है और इनस्टेबल राशि होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें कहना तो नहीं चाहिए पर वाइफ में या तो बचपना बहुत ज़्यादा है या गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, बचपना बहुत ज़्यादा होगा, और मतलब 7th हाउस मरकुरी के लिए कहते हैं कि ये पति पत्नी नहीं होते, भाई बहन होते हैं। अच्छा, ठीक है, जो भाई बहन जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, लेग पुलिंग करते हैं, जोक्स करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये करते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें। आप कुछ स्पेसिफिक आपका सवाल हो? नहीं बस सर, बहुत जान लिया।
नहीं नहीं, अच्छा है सर, बढ़िया है। काम करती है एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ बिल्कुल सर। सर मतलब ये बिल्ड कैसे हुआ, ये तो एक बहुत बड़ी यस बात है ना? यस। बिल्ड का मतलब बहुत, मतलब कैसे सोचा किसी ने, ये सोच हम्म। कर भी हमें वो हैरानी होती है कि हमारे ऋषि इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने थे कि वो एक पूरा सब्जेक्ट बना के ले गए। जो मैंने आपको अभी ऑफ ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे ना, बृहत्पराशर होरा शास्त्र की, ठीक है, वो एक ऐसी किताब है सर कि मैं पढ़ूंगा तो मैं उससे कुछ और समझूंगा, वो भी हाँ। सही होगा, और आप पढ़ोगे तो आप कोई और सूत्र समझोगे, वो भी सही होगा। हम्म। वो ऐसा कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है ना, क्योंकि वो चाह रहे थे जो मेहनत करे उसको मिले ज्ञान, सही। ठीक है। और नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। हम ये कह सकते हैं कि 12वीं की या 11वीं की फिजिक्स आपने शुरू करी, उसमें 12 चैप्टर है, खत्म हो गई फिजिक्स। ज्योतिष में आप ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष 24 चैप्टर थे, पढ़ लिया खत्म हो गया, नहीं। ये नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। और मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी, ठीक है, जितने कम टाइम में आप यही चीज़ किसी और एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे, क्या पता उसका ज्ञान ज़्यादा हो, नॉलेज ज़्यादा हो, तो और बारीक चीज़ें आपको बताए, ठीक है, या वो इसमें आपके डिविजनल चार्ट्स भी देखे, सब कुछ देख ले, ऐसा कर सकता है। जैसे मान लो अगर कल को एक नया प्लेनेट डिस्कवर हो जाए हम्म। तो फिर सब बदल जाएगा। जैसे इसमें आप देख रहे हो ना, राहु केतु, ये प्लेनेट अभी भी नहीं है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ राहु हाँ। केतु तो है ही नहीं, कोई प्लेनेट दिखता ही नहीं कहीं। अभी मैं ज्योतिष की लैंग्वेज में क्या है कि हम सन को ग्रह बोलेंगे, सूर्य को ग्रह बोलेंगे, सही सही पर सही। आपके स्टूडेंट अभी कह देंगे इसको तो इतना नहीं पता, हाँ, सन इज नहीं अ नहीं, हाँ स्टार, हाँ, ठीक ठीक है। ठीक। पर एक क्या वोकेबलरी होती है हर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हम सन को भी ग्रह बोलेंगे, मून को भी ग्रह बोलेंगे, ठीक है, जबकि मून एक सैटेलाइट है, मुझे भी पता है, ठीक है। सो अभी क्या राहु केतु नहीं है कहीं, नहीं दिखते, तो एक इमेजिनरी पॉइंट माने गए। जो मून का नॉर्थ नोड है वो राहु है, ठीक और है। जो मून का साउथ साउथ नोड है वो केतु केतु है। है। इसीलिए क्या है, एक नॉर्थ में एक साउथ में है, और मून जैसे रोटेट कर रहा है ये भी रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। और आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, राहु के हमेशा अपोजिट केतु मिलता है, और कोई भी कुंडली उठाएगा उसको राहु के हमेशा अपोजिट केतु मिलेगा। वो कहीं भी हो सकता है लेकिन होगा ऑपोजिट। अपोजिट ही होगा, जिनके मिल जाएंगे उस गोले के नहीं है, ठीक है। और जैसे नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, इनकी भी एस्ट्रोलॉजी में सिग्निफिकेंस होती है। अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो बनाया है कि नेपच्यून कैसे काम करता है आपकी कुंडली में, ठीक है। जबकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं है ये प्लैनेट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों की कल्पना है, 9 ग्रह कैसे काम करते हैं, 9 ग्रहों की शांति पूजा भी होती है, सब कुछ 9 है, ठीक है। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं, ओह, ठीक है। प्लूटो से भी प्रिडिक्शन की जाती है, नेपच्यून से भी प्रिडिक्शन होती है, यूरेनस से भी प्रिडिक्शन होती तो है। आपके हिसाब से सही कौन सा? मेरे हिसाब से दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। मैंने नेपच्यून पढ़ा पहले तो खुद ही समझा, कई सारे चार्ट्स पे लगाया, काम किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, और उसके कमेंट पढ़ो आप। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा सब ने कहा कि 100% सही, 1000% सही काम कर रहा है मेरे ऊपर। अभी मैं अगला प्लूटो और यूरेनस पे भी बनाऊंगा, फिर ये आपस में मिल गए तो क्या होगा। अभी क्या है, मुझे जो लगता है कि ये प्लेनेट ना बहुत स्लो है। जैसे अगर हम 9 ग्रहों की परिकल्पना देखें तो सैटर्न जो है वो सबसे ज़्यादा स्लो है, वो 30 ईयर्स लेता है एक पूरा राउंड लगाने के लिए, पर नेपच्यून 165 साल लेता है इसी काम के, 165 ईयर्स। तो इफेक्ट कम है उसका। वो मूव बहुत कम करता है, वो एक राशि में 14 साल रहता है। शनि एक राशि में सबसे डिले वाला प्लेनेट 2.5 साल रहता है, ठीक है। 165 साल में वो पूरा चक्र लगाकर वापस अपने पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो ये वाली बात होती है नेपच्यून को लेकर, बट ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, ठीक है, काम करते हैं। प्लूटो भी काम करता है, वो भी एस्ट्रोलॉजी में शामिल है। प्लूटो तो हाँ, जब जब वॉर हुई है तब तब प्लूटो की वजह से हुई है, ठीक है। एक बड़ा वियर्ड सा सवाल है, मतलब पता नहीं ये कॉन्टेस्ट बनाया कि नहीं, मान लो किसी और गैलेक्सी में किसी और प्लैनेट में एलियंस हैं, तो उनके लिए तो ये लागू नहीं हो गया? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं होना है ना? चाहिए, क्योंकि ये हमारा सोलर सिस्टम का है, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए कुछ और अलग। एक सवाल ये भी है कि कल को मंगल पे रहने लग गए तब क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे ख्याल से क्या होगा, मार्स रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह अर्थ आ जाएगा, हाँ। ठीक है, और अर्थ के कुछ सिग्निफिकेंस आ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा। इंटरेस्टिंग सवाल है। तो वो नया कौन बनाएगा फिर? हम यही सब रिसर्चर बनाएंगे। रिसर्च जैसे आज भी ये सब्जेक्ट ना बहुत, हर कोई रिसर्च कर रहा है इस पे, और नेट पे आकर अपनी रिसर्च दे रहा है। जैसे बहुत सारे टीचर हैं, ओल्ड हैं, नए हैं, सब हैं, वो आके कुछ अपनी कि मैंने ये पढ़ा और मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूँ। फिर हमारे जैसे स्टूडेंट या बाकी स्टूडेंट उसको देखेंगे, अच्छा नई चीज़ लाए हो, फिर हम अपने तरफ से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे। ऐसा हुआ है कुछ, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि पिछली रिसर्च गलत हो गई, आपके यहाँ कुछ की ये जो बात पिछले हमारे जैसे लाल किताब एक आपने सुना होगा, है ना? हाँ। सुना है, हाँ। लाल किताब क्या है, लाल किताब इज़ अ बुक ऑफ रेमेडीज से नाम से फेमस है।
ठीक कि है। इसमें उपाय बड़े तगड़े तगड़े हैं और बड़े सरल सरल हैं। बट लाल किताब एक्चुअल में जीवन जीना सिखाती है कि आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए। उसमें रिलेशंस की बहुत बातें की गई हैं। नाम उसका ऐसा रखा गया लाल किताब की, सोच के लगता है कुछ काला जादू होगा टाइप का, पर ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजी को सिंपल कर रही है। मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई कि हाउस, राशि, प्लैनेट। उसमें राशि है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ हाउस है और प्लैनेट है। ठीक है। तो उन्होंने एक तो ये इजी कर दिया, ठीक है। बाकी उन्होंने हर प्लैनेट की हर हाउस में प्रेडिक्शंस दे दी, ठीक है। जैसे ये राहु 8th वाली मैंने वहीं से बताई आपको कि सामने कोई रहेगा नहीं, या फिर सीलन आएगी घर में, वॉशरूम खराब हो जाएगा, ससुराल में, या फिर अपना खुद का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं, ठीक है। तो लाल किताब ना कॉम्प्लीमेंट करती है ज्योतिष को सिंपल बनाने के लिए। तो कई सारे लोग इसको इस वजह से भी सीखते हैं क्योंकि आसान है, आसान है। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी टफ है, बस आपको टीचर अच्छा मिल जाए तो टफ नहीं लगती है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। आपका क्या सवाल था? कुछ भूल गया। गलत हुआ है पिछला? हाँ हाँ, तो जैसे लाल किताब में ही क्या लिखा था कि जब चंद्रमा और राहु एक साथ बैठेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया 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 है, ठीक है। बट एक्चुअल केसेस में ऐसा देखा नहीं गया। चंद्रमा राहु एक साथ बैठकर इंसान को ओवर इमोशनल बना रहे हैं, ओवर एक्सप्रेसिव बना रहे हैं। तो ये क्या रियल लाइफ में वो चीज़ मैच नहीं कर रही है। तो वो हटा दिया वहाँ से उन्होंने? नहीं हटेगा तो कोई नहीं ना। अब ये तो मैंने किया एक्सपीरियंस, या मेरे अच्छा, स्टूडेंट्स ने किया, या कुछ एस्ट्रोलॉजर ने किया। लाल किताब तो 1950s में पंडित जी लिख के चले गए, ठीक है। 1905 किताबें आई हैं लाल किताब की, ठीक है, 1940 से 52 तक, ठीक है। लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, और असली तो अब मिलती भी नहीं है, अब उसके ट्रांसलेटेड वर्जन मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हटाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वैसा सब्जेक्ट है ना जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसकी कोई वो यूनिवर्सिटी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में हमने कंप्लेन करी एनसीईआरटी की 10वीं की बुक में कॉन्सेप्ट गलत लिखा है तो वो हटा देंगे, ऐसा नहीं है सब्जेक्ट में। तो शायद वहाँ पे रहेगा, ठीक है। पर हाँ, इन जनरल एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें ये पता चल जाता है यार ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारी प्रेडिक्शन हमने 10 को बताई, 7 लोग मना कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक्सपीरियंस से सीखता है इंसान। फिर आप उसको बदलते हो या और पढ़ते हो? अपने स्टूडेंट को समझाता है कि देखो किताब में ये लिखा है पर मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तुम दोनों की बातें तो आए सामने, तुम दोनों टेस्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ये सब्जेक्ट जितना थ्योरेटिकल पढ़कर नहीं आता उतना ज़्यादा कुंडलियाँ देख देख कर आता है, ठीक है। हाँ, उतना कुंडलियाँ देख कर ही सिखाता है या एहसास करवाता है। साथ ही साथ बताने का तरीका, ठीक है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। डराना बड़ा आसान है, ठीक है। मैं चाहूँगा अभी 10 बातें ऐसे बोलूँ, थोड़ा मन में आपके बहम डाल दूँ, ठीक है। फिर आपको छींक भी आएगी तो आप कहोगे अरे पंडित जी ने कहा था उसी से कुछ हो रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान है, वो यही नहीं करना। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर से कर लो, आपको नहीं पसंद है, ठीक है, कर लो उसको हिट, सब्जेक्ट से मत करो। जैसे हो सकता है फिजिक्स से टीचर अच्छे नहीं मिले, पर फिजिक्स तो गलत नहीं हो गई ना। ये बस वही वाली बात है। मुझे लगता है मेरा ही पॉडकास्ट। हाँ, बाकी मैं कह रहा हूँ मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। कभी आप हमारे चैनल पे आए लाइव, हम बात बिल्कुल आऊँगा। और ज्योतिष को प्यार करना सीखना है सबको। और जो साइंस को लेकर एक माइंडसेट है ना कि यार ये कैसे हुआ, ठीक है, ऐसा अपनी ज़िंदगी को लेकर भी एक माइंडसेट रखो, ठीक है। जब तक कमा नहीं रहे हो तब तक मत करो विश्वास, ठीक है। तब तक सब कर्म है, किस्मत उसके बाद ही आएगी, ठीक है। बिल्कुल। इसमें फिर कई सारे दोष होते हैं, जैसे मांगलिक को लेकर अभी तक आपने नेगेटिव सुना होगा, आज आपने पॉजिटिव सुन लिया, ठीक है। जितने बच्चे सुनेंगे सबको यही लगेगा कि अरे मांगलिक होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है। बचपन से मन में भरा जाता है ये तो मांगलिक है, मांगलिक है, स्पेशली जो Tier 3 सिटीज़ हैं, ठीक है। जबकि उसको पता नहीं मांगलिक की क्या सुपर पावर है। जितने लोग टॉप CEO पोजीशन पे बैठे हैं 70% और मांगलिक मंगल ही करा रहा है, क्योंकि वो भूख खत्म नहीं होने देता, आग नहीं खत्म होने देता। फिर ऐसे काल सर्प दोष सुना होगा आपने। इंटरेस्टिंग बात है, काल शब्द दोष कभी था ही नहीं हमारी किताबों में। जो पराशर जी लिख कर गए काल शब्द दोष का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो, ये बाद में बनाया गया। क्या है वैसे? ठीक, काल शब्द दोष होता है कि जैसे राहु केतु हमेशा उल्टे रहते हैं, अगर आपके सारे प्लेनेट इधर आ जाएं, जैसे आपका शनि बस बाहर निकल गया, ठीक है। देखो राहु केतु में सारे प्लेनेट इधर आ रहे हैं, राहु केतु से, राहु केतु एक्सेस मान लेते हैं, ठीक है। सारे प्लेनेट इधर आ रहे हैं, पर शनि आपका बाहर चला गया है। शनि इधर नहीं, अगर शनि भी इधर आ जाता तो हम कहते हैं कि राहु केतु ने आधी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स को बांध दिया। ये एएस क्या है ऊपर? ये असेंडेंट है। असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस। अच्छा, तो ये कोई प्लैनेट नहीं, ये बस बताने के लिए है कि ये एएस मतलब असेंडेंट, या हिंदी की कुंडली होती तो ला लिखा होता लग्न, ठीक है। तो सारे आपके 6 तो इधर आ गए, 7वां बाहर निकल गए, तो आपका काल शब्द दोष नहीं है। अगर होता तो सब, हाँ, तो काल शब्द दोष हो जाता आपको। उससे क्या होता? काल शब्द दोष में अलग अलग व्याख्या होती है। सबसे पहले तो लोग इसको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, 12 अलग अलग तरह के होते हैं और 12 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। सो कोई काल शब्द दोष फाइनेंस की प्रॉब्लम देता है, कोई मैरिज की, कोई बेबी की, कोई ऐसा कोई वैसा, लाइफ टाइम देता है। और कुछ कुछ काल शब्द दोष तो हर कदम पे इंसान को प्रॉब्लम आती है,
मतलब एक प्रॉब्लम से निकला, दूसरी कह रही आजा मेरे पास, ठीक है, फिर वो उससे जूझ रहा है। तो काल शब्दोष कई बार ऐसे फंसाता है, और यही काल शब्दोष राजा भी बना देता है। इंडिया के कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो काल शब्दोष के साथ आए हैं, ठीक है, उनसे बस एक सेक्रीफाइस लेता है ये कि उनकी मैरिड लाइफ नहीं होगी, समझ ठीक गया। है। बाकी सब कुछ मिलेगा उन्हें, राजगद्दी पे बैठाएगा। मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। मोदी जी काल शब्द नहीं है, अच्छा, नहीं। ठीक है। ऐसा कभी हुआ कि आपने कोई कुंडली देखी और कुंडली बहुत ही सब अलग बता रही है स्टार्ट टू एंड, लेकिन हुआ इंसान के साथ सब कुछ अलग है? मेरा बात करने का पैटर्न ही यही है कि आप मेरे पास आओगे तो मैं पहले 10 बातें ऐसी बोलूँगा जो आपके पास से रिलेटेड होंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपकी कुंडली बनाने से पहले क्या पूछा था कि आपका बीवी का कोई इशू हुआ, हाँ। आपने कहा हाँ हुआ, तब तो मैंने आप- कहा कि ये कुंडली आप ही की है, क्योंकि आपका टाइम नहीं पता है ना हमें, सही। ठीक है। सो यहाँ से क्या हुआ, बात पक्की हो गई, क्योंकि मैंने मास मरकुरी देखा, ये है तो देगा ही देगा। तो अगर आप ना बोल देते तो मैं कहता फिर 15 मिनट आगे की कुंडली बनाओ जरा, ठीक है, ओ, 20 मिनट आगे की हाँ। कुंडली बनाओ या पीछे की बनाओ, तब मैं वैसे करता। तो कोई भी आता है, ये पैटर्न होता है सही है। कि सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में बताएंगे, जो चीज़ें सिर्फ आपको पता है और आपको लगेगा अरे इसको कैसे पता चल गया। जैसे कोर्ट केसेस की बातें हो गई, सही ठीक है, ये आपको क्या होगा, आपको वाव लगेगा कि हाँ यार ठीक है, सही जगह आया मैं, विश्वास आ गया, फेथ आ गया। फिर मैं आपसे कहूँगा अब आपको जो पूछना है पूछो, ठीक है। तो पहले तो वो फेथ दिलाना ज़रूरी है, और मुझे एज अ एस्ट्रोलॉजर पता होना ज़रूरी है कि तुम्हारी कुंडली ना किसी और की ले आए, सही। ठीक है। इसमें अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, हाँ, वो तो है। ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि पैसे सही हैं आपको, अरे पैसे का पैसे, दौलत ही दौलत है मेरे पास, तो मैं अपने ऊपर डाउट करूंगा, फिर मैं कहूँ होगा किसी वजह से। हाँ। तो झूठ नहीं बोलना होता है इसमें, हमेशा सच बोलना होता है, ठीक है। तो पता चल जाता है कि 10 में से अगर 7 या 8 बातें सही हो रही ना तो ठीक जा रहा है। हमेशा 100% मुश्किल होता है राइट करना, ठीक करना, पर हाँ 8 बातें सही हो रही हैं तो क्योंकि बिल्कुल ठीक आपने भी जो सीखा वो पूरा तो नहीं सीखा होगा, जैसे हमने अभी सारी तो नहीं पूरी पढ़ाई कर जिंदगी में ली। नहीं सीख सकते, हाँ, वही तो। पूरी लाइफ में नहीं सीख सकते। तो ये वाली बात हो जाती है इसमें। उसके बाद इंसान अपने सवाल पूछता है, और कई लोग जिनको होता है कि अरे पंडित जी अरुण जी ही हैं, तो वो शुरू में सवाल पूछ जाते हैं, ठीक है। जैसे कल वाली मैं आपको कहानी बता रहा था, ठीक है, कि बेटे की प्रॉब्लम होती है, बेटे की कुंडली से पापा को दिख रहा, ऑटिज्म एक बीमारी आई है, ठीक है। मेरे मन में वैसे साइंस से कनेक्टेड बहुत सवाल है, वो मैं चाहता हूँ कि हम किसी और चैनल पे करें। मतलब हाँ, मुझे लगता है मज़ा आएगा, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बिलीव नहीं करता हूँ। आपने आते मुझसे पहले पूछा ये, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्ट हुई एस्ट्रोनॉमी से, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, तो कभी बात कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, और बहुत फिलॉसफी है इस पे, ठीक है। और सबसे बढ़िया तो इसको, जिसके मन में भी सवाल हो, ठीक है, पहले सब्जेक्ट को हेट करने से पहले या कोई भी धारणा बनाने से पहले पढ़ो। पढ़ो, उसके बाद आपको सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे कि ये काम करता है, ये सच होता है या नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले धारणा मत बनाना। बस जैसे आप कह रहे हो ना कि मैं खुद नहीं बिलीव करता, पर मेरा ऐसा कोई हेट भी नहीं इसके लिए, हाँ, ठीक है। exactly। तो ऐसा ही होना चाहिए, या तो न्यूट्रल रहिए, नहीं तो पढ़िए, फिर अपना पॉइंट बनाइए कि हाँ नहीं खराब ही, ऐसा पंडित गलत ही बोलता है ये, ठीक है। फिर हेट बनाइए या लव करिए, मैं बस ये चाहता हूँ। बहुत मज़ा आया सर आपके साथ सेम बात सर, करके, सेम, ठीक है। बिल्कुल। आई थिंक मैंने एस्ट्रोलॉजी की बातें ज़्यादा कर दी हैं, ठीक है, डांटेंगे नहीं आपके स्टूडेंट, अरे नहीं ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं हम सर। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, बिल्कुल सर। और चाहे आपके चैनल पे या फिर से यहीं पर बहुत सारी और बातें करेंगे साइंस की, और फन करेंगे। बिल्कुल सर। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे।